हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर भारत का भूगोल जो कि संपूर्ण रूप से कवर करने वाले हैं। जूनियर असिस्टेंट का पेपर दे सकते हैं, बिल्कुल पास में आ गया है। इसलिए यहाँ पर आपके 2-3-4 दिनों जूनियर असिस्टेंट के लिए मैराथन क्लासें, मिनी मैराथन क्लासें, वो चाहे आपकी हिंदी की हो, चाहे आपकी जीके की हो, चाहे टॉपिक वाइज हो या आपकी मिक्स आपके हो, है ना, वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी ये क्लासें आप पेड एग्जाम वाले स्टूडेंट जरूर देखिएगा, क्योंकि वही चीज़ें आपकी होंगी, थोड़ा सा और डीपली इसमें पढ़ने को मिलेगा और आने वाली जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें भी आप लोग पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इस क्लास को अगर आप देख लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हो जाएंगे। यानी पेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पेड एग्जाम बिल्कुल हल्का लगने लगेगा, ये मात्र 5 दिनों में, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पर भारत का भूगोल पढ़ने वाले हैं पूरी तरीके से। 150 के ऊपर ही प्रश्न आपके होंगे और बेहतर तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 3 बजे भी क्लास आपको मिलेगी और एक क्लास आपकी आज करंट अफेयर की बची है, वो कवर होने के बाद आपको शाम को 6 बजे यानी कि आपकी जो यूपी जीके है, यूपी करंट अफेयर है ना, ये भी आपको रिवीजन करा देंगे। बचे हुए 4-5 दिनों के अंदर ये सब कुछ आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप लोग नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम है देव जी के ट्रिक, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, तो जितने दिन आपके बचे हैं उतने दिनों के लिए टेलीग्राम देव जी के ट्रिक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतर सेशन में सुपरफास्ट तरीके से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है, देशांतरों में भारत का मानक समय कहलाता है। भारत का मानक समय कहलाता है। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर 1 का क्या बनेगा, तो आपके सर 1 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है, 82.5 पूर्वी देशांतर। हमने आपको बताया था कि आपका जो भारत है ना, आपका भारत जो ग्लोब में है वो आपके है कहाँ पर, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका भारत ग्लोब में है वो कहीं कुछ इस प्रकार से आपका है। तो ये आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर ये पूर्वी है और ये पश्चिमी आपका है। अगर पूछे ये ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का दक्षिण गोलार्ध है, और भारत जो बसा हुआ है वो आपकी पूरब में ही बसा है। तो इसलिए आपको कहना है कि यहाँ से जो आपकी एक रेखा जाती है वो आपकी है 82.5 पूर्वी देशांतर। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश में कहाँ से जाती है, तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछे 82.5 पूर्वी देशांतर आपके भारत में से कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप कहेंगे 5 राज्यों से गुजरती है। आप कहेंगे कौन कौन से राज्य आपके हैं, तो आप कहेंगे सर इसके शोध में देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा, फिर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश है। 5 राज्यों से होकर आपकी गुजरती है। तो इतने ढेर सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से और बनता है कि जो आपकी 82.5 पूर्वी देशांतर आपके भारत में है वो ग्रीनविच लंदन से, क्या ग्रीनविच लंदन से कितने घंटे आगे है, तो आप कहेंगे सर 5.5 घंटे ये आपका आगे है, ग्रीनविच लंदन से 5.5 घंटे आगे है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका और ले लेते हैं इसी से कि भारत में जो आपका देशांतरी सीमा की आपका डिफरेंस है, अर्थात जितने बसा हुआ है वो लगभग 29 दशमलव कुछ में बसा है। तो आप कहेंगे सर समय का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे 2 घंटे का अंतर आपका यहाँ पर है, याद रखिएगा। पूरब और पश्चिम 1 घंटे का अंतर है, 2 घंटे का आपका हो जाएगा। तो इतने ढेर सारे क्वेश्चन देखो एक ही पॉइंट से आपको निकलते हुए चलेंगे और पूरे क्वेश्चन इसी प्रकार से यहाँ पर पढ़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की तटीय सीमा, चलिए बाकी देखा जाए किताब में आपको आंसर की दिया गया है। हम आपको यहाँ पर समझाते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट को लेके हुए चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दिया है भारत की जो तटीय सीमा है वो आपकी है कितनी, तो दूसरे का ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर 7516.6 किलोमीटर आपका जो आंसर है, यहाँ पर भी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए तटीय सीमा में से तो 9 ऐसे आपके राज्य हैं जो समुद्र की सीमा के साथ, कितने 9, यहाँ पर देखिए गुजरात है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका कौन है, महाराष्ट्र है, फिर गोवा है, कर्नाटक है, यहाँ पर जो आपका केरल है, इधर आपका तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, 9 राज्य हैं, है ना, जो लगभग 6100 किलोमीटर की आपकी दूरी है। फिर यहाँ पर देखा जाए तो आपके यहाँ पर आपके जो आपका है कौन, लक्षद्वीप है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पर द्वीप हैं, इन सभी चारों तरफ से घेरा हुआ जो आपका है सब मिला के देखा जाए तो 7516.6 किलोमीटर आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु आपका कौन सा है, भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु पूछा गया है। तो अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका अंडमान निकोबार आपके बसे हुए हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो इस पॉइंट में बना दिया गया है ना, एक स्तंभ जैसा बना दिया गया है कि ये भारत का क्या है, ये पश्चिमी बिंदु है, और ये पश्चिमी बिंदु आपका कौन सा होगा, तो आप कहेंगे जो आपका 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात।
यहाँ पर जो अच्छा पश्चिमी बिंदु पूछा गया, माफ करिए पश्चिमी बिंदु पूछा है, और पश्चिमी बिंदु आपके कहाँ से होगा, तो ये गुजरात में होगा गौर माता से। ये दक्षिणी बिंदु है, ये जो आपका दिया गया है अंडमान निकोबार में, ये दक्षिणी बिंदु है जो कि ग्रेट निकोबार होता है। यहाँ पर पूछा गया पश्चिमी बिंदु, और पश्चिमी बिंदु गुजरात में गौर माता जो आपका है वहां से जाता है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें पूर्वी बिंदु में, तो पूर्वी बिंदु आपके अरुणाचल प्रदेश से जाता है। वहीं पर जो आपका देखा जाए उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो आपके लद्दाख में से होकर जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हुए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर देना है 4 नंबर में, तो आपसे कह रहा है बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो जब बांग्लादेश की बात करते हैं, देखो त्रिपुरा तो लगता है 3 ओर से रेखा बनाता है, मिजोरम भी बनाता है, असम भी बनाता है, लेकिन मणिपुर नहीं बनाता है। आपके सर ऑप्शन आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन एक आपका बनता है कि त्रिपुरा और बांग्लादेश है ना, जो कि देखा जाए जो बांग्लादेश आपका है वो त्रिपुरा को 3 ओर से घेरे हुए है, और यहीं पर देखा जाए तो इसके बीच की जो रेखा है वो आपकी कौन सी है, जीरो रेखा है। कौन सी है, तो आपकी जीरो रेखा है, जो कि आपकी बांग्लादेश और त्रिपुरा के साथ यहाँ पर बनाती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से भारत का वह कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो अभी हमने बताया कि बांग्लादेश से 3 ओर घिरा हुआ है, ये आपका त्रिपुरा है, और ये आपकी जीरो लाइन आपकी निर्धारण आपकी करती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, यहाँ पर मिलान करना है, और आपसे कह रहा है कि भैया यहाँ पर जो सीमा रेखा है वो आपकी कौन सी आपकी है। देखो हमने कहा था कि एक चीज याद रखना है, बचपन का सपना MBA कौन है, यहाँ पर बचपन का सपना जो आपका है वो MBA है। ये आपका क्या है, थल सीमा से लगा हुआ जो आपका 15,000 लगभग आपका दूरी है वो आपकी इसी में होती है। और अगर पूछे सबसे ज्यादा अगर दूरी आपकी किसके साथ, बांग्लादेश के बाद फिर चीन के साथ, पाकिस्तान, नेपाल, है ना, इस प्रकार से करेंगे। और यहाँ पर अगर ऑप्शन देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो सीमा है वो आपकी कौन बनेगी, यहाँ पर 33 वाली हो जाएगी। वहीं पर अगर चीन की बात करें तो आपका 34 वाला हो जाएगा। वहीं पर नेपाल की बात करें तो नेपाल वाला आपका 17 में हो जाएगा, और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब आपको अगर तुक्का मारना है तो मार सकते हैं। कैसे, अगर आपको ये ट्रिक याद है तो आप मार सकते हैं कि भैया आपका पहले बांग्लादेश आएगा, फिर चीन आएगा, फिर पाकिस्तान आएगा, फिर नेपाल आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप देखिए ऑप्शन में सबसे कम कौन है, सबसे हिसाब से मारेंगे तो आपका आंसर कौन हो गया, आपका डी नंबर है ना। क्लियर हुआ। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के निम्नलिखित से किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बताना है भारत के किस राज्य में से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मित्र पर गमछा झार, है ना, क्या आप कहेंगे सर मित्र पर गमछा झार, ये आपका ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार ये ट्रिक है। यहाँ पर मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ से जाती है, तो आप कहेंगे सर ये जो आपका उड़ीसा है, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। आपका आंसर हो गया कौन सा, बी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, और आपसे कह रहा है कि सर सिक्किम नेपाल और भूटान की सीमाओं से लगा हुआ है, अर्थात जो सिक्किम है वो नेपाल और भूटान की सीमा से लगा है, पहला पॉइंट सही है। भारत व चीन के मध्य मैकमोहन रेखा कहलाती, ये भी सही है। गुजरात तथा पश्चिम बंगाल 2 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा स्थलीय सीमा और तटीय सीमा आप कहेंगे, ये भी सही है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन जो आपका दिया गया है वो आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सभी करेक्ट है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चलिए बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 9 को ऑप्शन देना है। तो आप कहेंगे सर ये जो आपका है वो 7वां स्थान है। कौन सा है, आपका 7वां स्थान है। कौन कौन सा है, तो हमने कहा यहाँ पर आपका कौन कौन सा आपका हो सकता है, ये आप लोग जल्दी से बताइएगा। चलिए सभी लोग कमेंट करेंगे। विश्व में भारत का स्थान कितना है, 7वां है ना, और 7वां में है, तो आप लोग जल्दी जल्दी ये बता डालिएगा कि सबसे पहले कौन आएगा और सबसे यहाँ पर इसके बाद जो 7वां आता है कौन आता है। चलिए देखो सबसे पहले जैसे रूस आपका हो गया है ना, ऐसे याद रखना है। ऐसे आप इधर आप देखेंगे जब आप विश्व का मैप बनाएंगे तो आप पाएंगे कि इधर रूस आपका है, इधर आपका कनाडा हो गया, फिर चीन हो गया, इधर आप अमेरिका हो गया, फिर ब्राज़ील हो गया, फिर इधर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहेंगे सर इधर देखा जाए आ जाता है ऑस्ट्रेलिया वाला, फिर इसके बाद आपका भारत आता है, तो ये 7वां स्थान आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि भैया निम्न में से कौन सा असुमेलित तो आपका दिया गया है, आपसे राजधानी पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए राजधानियों में से तो नागालैंड की राजधानी क्या है, आप कहेंगे कोहिमा है। यहाँ पर मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, क्या है, इम्फाल आपकी है, इम्फाल आपका बनेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो सी नंबर गलत है, सिक्किम की राजधानी आपकी गंगटोक है। क्लियर हो गया। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है।
ये आपका जो भारत है, भारत में से पूछा गया है कि भैया जो आपका उत्तर है और ये दक्षिण है, इसके बीच की लंबाई कितनी है ये बताना है। तो ये लंबाई जो आपकी 3214 किलोमीटर है, कितनी है? 3214 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम आपसे पूछें यहाँ पर आपका पॉइंट, यहाँ पर ये वाली जो लाइन होती है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम आपकी कितनी होती है वो बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो वो आपका हो जाएगा कौन, आपकी 29 लगभग आपकी होती है। तो आपका आंसर हो गया कौन सा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि भारतीय तटरेखा से कितने समुद्री मील तक हिंद महासागर में प्रादेशिक समुद्री सीमा क्षेत्र का विस्तार आपसे दिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भैया जो भारतीय तट रेखा है, अर्थात अगर हम आपसे बोलें कि ये आपका भारत है और यहाँ से कितनी दूर तक आपके भारत का हिंद महासागर में एक क्षेत्र का विस्तार है, तो भैया कोई भी देश होता है तो उसके लिए एक निर्धारण कर दिया जाता है कि उसके क्षेत्र में पाई जाने वाली कोई भी बहुमूल्य धातुएं जो निकलती हैं, खनिज धातुएं निकलती हैं, वो उस देश की होंगी। तो ये निर्धारण होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये होता है 12 समुद्री मील। तो आप कहेंगे सर इसका जो विस्तार है वो 12 समुद्री मील तक यहाँ पर आपका विस्तार है, याद रखिएगा 12 समुद्री मील हो जाएगा। अगला है कि इंडो सांकोसचर जोन स्थित है, इंडो सांकोसचर जोन जो स्थित है तो आपको इस शब्द से पता चला है कि ये बात कहाँ की हो सकती है। तो ये बात आपकी कहाँ की है, तो आपके ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य स्थित है। जो इंडो सांकोसचर जोन है वो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य आपका है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कृष्णागिरी तथा उच्च एशिया की रीढ़ किस श्रेणी को कहा जाता है। यहाँ पर जवाब देना है। आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि कृष्णागिरी और उच्च एशिया की रीढ़ है ना किस श्रेणी को कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा कराकोरम श्रेणी। ये जो आपकी कराकोरम श्रेणी है इसको क्या कहते हैं, उच्च एशिया की रीढ़ कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्न में से है, यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका इनमें से राइट क्या हो सकता है ये आपको बताना है। आप कहेंगे सर 15 नंबर दिया गया है पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर है, धौलाधर श्रेणी आपकी उत्तराखंड में आपसे दिया गया है, मसूरी आपके उत्तराखंड में है, महाभारत श्रेणी आपके नेपाल में है। अब आप ये बताइएगा धौलाधर श्रेणी कहाँ पड़ती है, धौलाधर श्रेणी जो आपकी है वो आपकी कहाँ पड़ेगी। तो भैया हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ये फैली हुई है, ना कि उत्तराखंड में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कश्मीर घाटी व काठमांडू घाटी किन हिमालयों के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी और काठमांडू घाटी किन हिमालयों के मध्य आपकी है। यहाँ पर देखा जाए 16 नंबर में तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो भैया जो कश्मीर घाटी है तो ये महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य है। याद रखिएगा कि आपके महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो आपकी स्थित है वो आपकी कौन सी है, तो पीर पंजाल श्रृंखला है ना, वहीं पर आपकी काठमांडू। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है कि हिमालय के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर असत्य युग्म आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा असत्य है। हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया है ना, और 4 विभागों में देखा जाए तो आपका यहाँ पर कौन सा असत्य दिया गया है। देखो पंजाब हिमालय दिया गया है 560 किलोमीटर है, कुमाऊं हिमालय जो उत्तराखंड है, यहाँ पर नेपाल हिमालय 800 किलोमीटर है, यहाँ पर असम हिमालय आपका 720 किलोमीटर है। अब आपको ये बताना है कुमाऊं हिमालय की लंबाई कितनी है। कुमाऊं हिमालय की लंबाई 320 है, याद रखिए 320 आपकी है, 320 है। अगर हिमालय को अगर इस प्रकार से हम आपसे करें तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर आपका इस प्रकार से हम 4 भागों में इसे डिवाइड कर लेते हैं और आपके 4 पार्टों में बना देते हैं। तो जो आपका कुमाऊं हिमालय को हम बोलते हैं, यहाँ पर उत्तराखंड वाले जो आपका आता है वो 320 किलोमीटर इसकी आपकी क्या है, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। ये सतलुज नदी से काली के बीच आपका फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया कि विश्व की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी आपकी है वो आपकी कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर देना है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका सी हो जाएगा, नेपाल हिमालय में यहाँ पर है, और नेपाल में ही आपकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आपकी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है शुष्क प्रदेशों में पाई जाने वाली क्षारीय और लवणीय मृदा को क्या कहा जाता है। जो आपके शुष्क है ना, क्या शुष्क प्रदेशों में जो पाई जाती है क्षारीय मृदा या लवणीय मृदा उसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा, इस रेह कहते हैं, रेह या इसको कल्लर भी कहते हैं, रेह या इसको कल्लर के नाम से भी जाना जाता है। आपका आंसर बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रदेश का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए पत्थर, कंकड़, बजरी आदि के जमाव से हुआ है। तो दोस्तों ये जो आपका भाबर क्षेत्र है, भाबर क्षेत्र में याद रखिएगा कंकड़ पत्थर ये सब आपके होते हैं जो कि नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी आपके हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिए डी नंबर आपका हो जाएगा।
आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी आपकी कौन सी है। चलिए बताना है कि यहाँ पर कह रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी इनमें से आपकी जो बनेगी वो आपकी कौन सी हो सकती है। जब दक्षिण भारत की बात किया है तो दक्षिण भारत में जो अन्नामुडाई चोटी है, अन्नामुडी चोटी है, ये अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी हो गया है, केरल राज्य में पड़ती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस पहाड़ी पर आपका स्थित है। देखो आपने हमेशा पढ़ा है कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होती है वो मासिन राम होती है, लेकिन आपसे पूछ लिया है किस पहाड़ी पर आपका ये स्थित है। तो ये पहाड़ी है आपकी, एक खासी पहाड़ी है। क्या है? खासी पहाड़ी है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी वाला जो आप लोग लगा रहे हैं, शायद नहीं, बिल्कुल सही आपने लगाया है। आंसर नंबर आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से असत्य युग्म आपको पहचान करना है। यहाँ पर जो असत्य युग्म है वो आपका कौन सा है। यहाँ पर कुछ चोटी दी गई है और आपकी ऊंचाई दिया गया है 23 नंबर आपसे कह रहा है। यहाँ पर देखो दिया गया है आपसे पहले सैडल पीक, क्या दिया है? सैडल पीक की ऊंचाई। तो सबसे पहले हम आपसे बात करें, जो सैडल पीक आपकी है वो कहाँ पड़ती है, जल्दी से कमेंट करें। जो सैडल पीक आपकी है वो आपकी कहाँ पड़ती है बताना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहाँ पर आपका जवाब आया है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है, यहाँ पर अंडमान निकोबार में है। अगर हम आपसे पूछें कि इसकी जो आपकी ऊंचाई है वो आपकी कितनी है, ये आपसे बताना है। तो इसकी ऊंचाई लगभग 737 आपकी है, या अगर हम फीट में बात करें तो 2418 फीट आपकी इसकी ऊंचाई है। याद रखिए, जो 730 दिया है वो गड़बड़ है, ये आपका यहाँ पर 37 हो जाएगा। कहीं कहीं पर 32 भी आपको देखने को यहाँ पर मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी 732 वाला जो आपका है वो ज़्यादा बेस्ट आपका होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए आपका ये गलत दिया है। माउंट दुलियर आपके देखा जाए तो 642 है, माउंट डिओवेली आपकी 515 है, माउंट कोयोब आपकी 560 है। तो ऑप्शन बन गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन बताना है, आपसे कह रहा है डाफला, मिरी और अबोर पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं। चलिए बताना है कि डाफला, मिरी और अबोर पहाड़ियाँ हैं वो आपकी किस राज्य में मिलती हैं। ये डफला से आपको याद आया होगा कि डफला जो आपकी है वो अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है वो आपका सी हो जाएगा, डफला है ना। ये जो पहाड़ियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में आपको होंगी, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। यहीं पर आपके एक जगह किबथू भी आपको मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा असत्य युग्म है उसका चयन करना है 25 नंबर में। देखिए माना व नीति दर्रा आपके उत्तराखंड में है, ये आपका सही गया है। बोमडीला दर्रा आपके अरुणाचल प्रदेश है, ये भी सही दिया है। जेलेपला दर्रा आपके सिक्किम में है, ये भी सही दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है सिपकीला दर्रा क्या उत्तराखंड में है, आप कहेंगे बिल्कुल गलत दिया है। सिपकीला आपके कहाँ है, यहाँ पर कमेंट करिएगा जल्दी से, आप बताइएगा सिपकीला दर्रा कहाँ पर है। चलिए हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। याद रखिए सिपकीला दर्रा जो आपके हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है ना, किन्नौर जिले में है। और ये दर्रा जास्कर श्रेणी के बीच आपका भारत जो तिब्बत सीमा है वहाँ से आती है। याद रखिए क्वेश्चन होता है कि सिपकीला दर्रा से ही एक नदी भारत में प्रवेश करती है, उस नदी का नाम बताइएगा। चलिए बताइएगा कि यहाँ पर जो आपकी है सिपकीला दर्रा से कौन सी नदी है जो भारत में प्रवेश करती है, यहाँ पर बताइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखो आंसर की ही लगाना हो तो बड़ी आसान है कि हम आपको 5 मिनट में आंसर की लगा के ख़त्म कर दें। हमारा कर्तव्य है कि भाई अगर आपके पास किताब भी है, किताब से पढ़ेंगे ही, उससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके तो वो आपका ज़्यादा बेस्ट है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपके सिपकीला जो आपके हिमाचल प्रदेश आपका होगा, इसलिए यहाँ पर आंसर आपका क्या है, डी नंबर। और यहाँ से सतलुज नदी जाती है, कौन? सतलज नदी आपकी है, जो कि बिल्कुल सही है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है जोजिला दर्रा आपके कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर देना है, आपसे कह रहा है जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है। जोजिला दर्रा कहाँ पर है, 26 को ऑप्शन देना है। जोजिला दर्रा आपके लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। ये लद्दाख जिले में एक जिला पड़ता है, कारगिल जिला। कौन है? कारगिल जिला आपका है, क्योंकि आपको मालूम है जम्मू कश्मीर जब से आपका डिवाइड हुआ, केंद्र शासित प्रदेश बना, तब से यहाँ पर लद्दाख और जम्मू दोनों में से, पहले तो आप हमेशा बोले कि जम्मू कश्मीर में है, लेकिन ये जो आपका है कहाँ है, तो जोजिला दर्रा आप कहेंगे सर ये लद्दाख में है और ये कारगिल जिले में है, कारगिल जिले में। और हिमालय का एक ऊंचा पर्वतीय दर्रा भी आपका है, श्रीनगर और लेह को जोड़ता है, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के तट का नाम बताना है। जो तमिलनाडु है और आंध्र प्रदेश का जो तट है वो आपका है कौन? तो ये कहाँ मिलेंगे? प्रायद्वीप में चलना पड़ेगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो तमिलनाडु है यहाँ से है और आपका आंध्र प्रदेश यहाँ से है। अब इस बीच का जो तट है उसे कहते क्या हैं? तो इस तट को कहते हैं कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल।
थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा मिलेगा, और उड़ीसा में जो आपका तट होता है उसे उत्तरी सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहते हैं, याद रखिएगा। वहीं पर अगर पूछे मालाबार तट कौन सा है, तो केरल में आपका मालाबार तट होता है, और ये गुजरात से आपके जो आपकी गोवा आपका महाराष्ट्र है वहाँ पर कोंकण तट होता है। क्लियर होगा? आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि भारत और श्रीलंका निम्नलिखित में से किस जल संधि द्वारा अलग हुआ है। चलिए बताना है कि आपका जो 28 नंबर दिया है, 28 का ऑप्शन क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ये है आपकी पाक जल संधि। क्या है? भारत और श्रीलंका के मध्य जो आपकी संधि है वो आपकी पाक जल संधि है, याद रखिएगा। और आपका आंसर जो आ गया है वो आपका सी हो जाएगा। जो जल संधि है तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले में है। अगर पूछे कि ये जो संधि है कहाँ पर, तो आपके तमिलनाडु और श्रीलंका का जो मन्नार जिला है वहाँ पर आपका स्थित है, याद रखिएगा। और भारत में ये दक्षिण में पम्बन द्वीप और श्रीलंका में मन्नार से घिरा हुआ है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन जो आपका है किस द्वीप पर अवस्थित है। चलिए बताना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन किस द्वीप पर आपका अवस्थित है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये आपका मध्य अंडमान में है। कहाँ पर है? देखो आपने हमेशा पढ़ा कि अंडमान निकोबार में, लेकिन यहाँ पर अलग अलग बता दिया। जब अलग अलग बता दिया है तो आप कहेंगे सर ये जो बैरन द्वीप है अंडमान सागर में, जो कि आपके मध्य अंडमान में आपका स्थित है। याद रखिए आंसर आपका बनेगा कौन है, तो यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि जास्कर व लद्दाख श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। देखो लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से कौन से बह रही होगी? सिंधु नदी तो जाती है, और कोई हो सकती है? आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो आपकी सिंधु नदी है वो ट्रांस हिमालय की जास्कर और लद्दाख श्रेणी के बीच बहती है ना। और भारत का सबसे गहरा गार्ज का निर्माण ये करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि सिंधु नदी समझौता कब हुआ था। सिंधु नदी समझौता जो हुआ था, सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, ये कब हुआ था? तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका हुआ था 1960 में, है ना। 19 सितंबर 1960 को हुआ था। वहाँ पर देखा जाए तो उस समय अपने इस संधि पर हस्ताक्षर भारत के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जी थे वो आपके थे मोहम्मद अयूब खां थे, याद रखिएगा। और इस संधि की जो मध्यस्थता है वो विश्व बैंक के अध्यक्ष ने करवाई थी, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है तुलबुल व उरी परियोजना किस नदी पर आपकी है। चलिए उरी आपने घटना भी सुना होगा, है ना, थोड़ा सा तो आपको पता चल गया है। यहाँ पर कि ये बात हो रही है झेलम नदी। तुलबुल परियोजना और उरी बांध ये जम्मू कश्मीर राज्य की झेलम नदी पर बनाए गए हैं। झेलम नदी पर बनी आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना भी इस हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि रुद्रप्रयाग किन नदियों का संगम है। रुद्रप्रयाग किन नदियों का संगम है। चलिए आप बताइएगा, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रुद्रप्रयाग है ये किन दो नदियों का संगम है। तो आप कहेंगे सर जो मंदाकिनी नदी है और अलकनंदा है ना। याद रखिए अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों रुद्रप्रयाग आपका है। अलकनंदा नदी के 5 संगमों में से एक आपका इसको माना जाता है। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आ गया है वो आपका कौन बनेगा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा मंदाकिनी को काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। याद रखिए मंदाकिनी को काली गंगा के नाम, देखो काली नदी नहीं काली गंगा के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है, जो आपकी मंदाकिनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। यहाँ पर देखा जाए तो दक्षिण भारत की सबसे यहाँ पर बड़ी नदी पूछा गया है, मतलब लंबी नदी पूछा गया है। तो याद रखिए यहाँ पर शब्द हमने बताया था, है ना, कि लंबी शब्द अगर आपको लगा देता है, बड़ी नदी लगा देता है, तब आपकी गोदावरी होती है। लेकिन अगर पूछे दक्षिण की गंगा आपकी है तो आपकी कावेरी है। दक्षिण की गंगा है तो कावेरी है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा तो आपकी गोदावरी है। लंबी पूछे तो भी आपको गोदावरी ही देना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। जो कि नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र के नासिक के जो त्र्यंबक है वहाँ से निकलती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि सुमेलित करना है कुछ सहायक नदियाँ हैं, और इन सहायक नदियों में से देखा जाए तो आपके देखिए जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां हैं वो मानस, तीस्ता और लोहित हैं। तो यहाँ पर तो ये आपका 3 आ रहा है। कृष्णा की बात करते हैं तो तुंगभद्रा और आपका घाट प्रभा भीमा हो जाएंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। महानदी की बात करते हैं तो आपके शिवनाथ, ये जो आपका दिया गया है 4 हो जाएगा। और यहाँ पर बात करें तो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा हाँ ठीक है। ये जो 4 है वो 4 इसमें आएगा, ये जो 4 है वो आपका इसमें आएगा। और ये कावेरी वाली है वो आपकी सुवर्णवती में ये आपका 1 होगा, मतलब पहला ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, आपसे क्या है गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है।
चलिए अब ये तो बता ही सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है? अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो गंगा की सहायक नदियों में से यहाँ पर जो दिया गया है कौन सा, यहाँ पर रामगंगा है, गोमती नदी है, घाघरा नदी है, लेकिन ब्राह्मणी नदी नहीं है। आंसर नंबर आपका राइट जाएगा किसके साथ? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर बताना है कि पेनगंगा और वेनगंगा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। पेनगंगा, वेनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? दोस्तों ये है आपकी गोदावरी की है। किसकी हैं? गोदावरी की सहायक नदियां हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये महाराष्ट्र में बहने वाली एक नदी है ना, जो कि 495 किलोमीटर आपकी लंबी है। बुल्ढाना जिले के अंजड़ा ग्राम के पास से निकलती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपसे कह रहा है कि तीस्ता नदी का उद्गम किस राज्य से हुआ है? बताइएगा, तीस्ता नदी का जो उद्गम है वो किस राज्य से होता है? तो तीस्ता की अगर बात करते हैं तो उद्गम आपकी सिक्किम से होता है। कहाँ से होता है? आपकी सिक्किम से होता है और ये पश्चिम बंगाल राज्य बांग्लादेश से होकर ये आपकी बहती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक जो कहते हैं वो किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे सर दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी, जो दामोदर नदी है वो आपकी झारखंड के लातेहार जिले से निकलती है और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए पहले बंगाल में, जो पश्चिम बंगाल है उसके मैदानी इलाकों में इस नदी से आए भीषण बाढ़ों के कारण यहाँ पर बंगाल का शोक इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटक झील का उदाहरण है? यहाँ पर बताना है क्रेटर झील जो आपकी है वो कौन सी है? तो आप कहेंगे सर लोनार झील आपकी है। जब गौरव सर ने आपको पढ़ाया होगा यहाँ पर महाराष्ट्र दर्शन, तो महाराष्ट्र दर्शन में आपको दिखाया होगा यहाँ पर लोनार झील और बताया भी होगा कि यहाँ पर जो आपकी जो झील है इसका रंग है ना कोरोना काल में गुलाबी भी हो गया था, है ना। ये चीज़ आपको पढ़ाया होगा, आपने देखा भी होगा। याद रखिए ये आपके महाराष्ट्र में है और आपकी लोनार झील है जो क्रेटर झील है। कहा जाता है कि इसका जो उद्गम है वो क्या हुआ है, आपके कहीं ना कहीं ज्वालामुखी वाली जो आपका क्षेत्र से वहाँ से हुआ है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, हाँ हम भी आपको दर्शन करवाते हुए चलेंगे, है ना। जो सर आपको पढ़ाए है उसका दर्शन भी साथ साथ में करवाते चलेंगे। देखो दिया है कि भारत के किस राज्य में लोकटक झील आपका स्थित है? अब आप कहेंगे सर लोकटक की अगर हम बात करते हैं तो लोग मणि को टकाटक देखते हैं, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 41 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी हो जाएगा, ये मणिपुर आपका है। मणिपुर में लोकटक झील है। मणिपुर की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो लोकटक झील है इस पर एक बना है उद्यान, है ना। क्या बना है? उद्यान। कौन सा है? केबुल लाम जाओ। केबुल लाम जाओ आपका उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, अर्थात इस झील के बीच आपका बना हुआ है। पूर्वोत्तर भारत की, याद रखिए पूर्वोत्तर भारत के पूछे, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? मीठे पानी की झील तो आपकी कौन सी है? लोकटक झील है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे दिया गया है, निम्न में से अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? बताना है कौन सा जो अयोध्या शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये तो आसान है, आप कहेंगे बिल्कुल आसान है, ये आपके सरयू नदी पर है ना। याद रखिए सरयू नदी के बारे में अगर हम बात करें, सरयू नदी, तो सरयू नदी कई प्रकार से जलमार्ग में से आती है। ये नदी हिमालय के मानसरोवर झील के पास निकलती है, बिहार में गंगा में आती है। सरयू नदी को घाघरा नदी, मानस नंदिनी के नाम से भी जानते हैं। सरयू नदी का उल्लेख वेद और रामायण जैसे प्राचीन ग्रंथों में हुआ है। सरयू नदी को औषधि गुणों वाली नदी भी कहा जाता है, ठीक है ना। कहा जाता है कि सरयू नदी में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है, पाप धुल जाते हैं, मोक्ष की प्राप्त भी होती है, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि नाफता झाकरी परियोजना किस नदी पर आपकी है? बताना है नाफता झाकरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर देखा जाए तो ये हो जाएगा सतलज नदी हो जाएगा, है ना। आप कहेंगे सर नापता झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में, है ना। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश की सतलज नदी पर आपकी बनी है और ये भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना में से एक आपकी है। लगभग 1500 मेगावाट की ये परियोजना है। 1993 में इसका निर्माण आपका शुरू हुआ था और 2004 में ये आपकी प्रक्रिया पूरी हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री आप थे मनमोहन सिंह। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यहाँ पर देना है 44 नंबर में। दूध सागर जलप्रपात है आपके मांडवी नदी पर है। किसमें है? मांडवी नदी है। मांडवी नदी की अगर बात करते हैं तो ये गोवा और कर्नाटक की सीमा पर आपकी स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। आपके सामने आ गए झील और चाहो तो ऑप्शन भी आपको दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन क्या होगा, छोटा दिखेगा।
क्वेश्चन नंबर 45 में से आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर जो आपकी बुलर झील है ये मीठे पानी की झील है, और ये मीठे पानी की झील कहाँ पर है, तो आपकी जम्मू कश्मीर में है बुलर झील। यहाँ पर 2 हो गया है। रेणुका झील आपको कहाँ मिलेगी, रेणुका झील कहाँ मिलेगी ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर ये हिमाचल प्रदेश में है रेणुका झील। जायसमंद झील, तो आप कहेंगे जायसमंद झील आपकी कहाँ मिलेगी, तो आपकी कहाँ मिलेगी, राजस्थान में। यहाँ पर 4 हो जाएगा। अष्टमुदी झील आपकी केरल में है, तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर मैच कर गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है, या मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। मानसून शब्द है और यहाँ पर देखा जाए तो आपके अरबी भाषा से आया है। अरबी भाषा का एक शब्द है मौसम, कहाँ है, मौसम है। तो आप कहेंगे सर ये मौसम से बना हुआ शब्द है, तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो स्थित होता है वो कहाँ होता है। जुलाई में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो आपका है ये कहाँ होता है। तो दोस्तों जुलाई में जो आपका होता है ये क्षेत्र लगभग आपके 25 अंश उत्तरी अक्षांश के आसपास आपके होता है। यहाँ पर आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। 25 अंश उत्तरी अक्षांश आपका आंसर बनेगा, यहाँ पर बी नंबर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून वर्ष पूर्व वर्षा को कहते हैं। चलिए बताना है पश्चिम बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा को कहते हैं। यहाँ पर 48 नंबर में इसे बोलते हैं काल वैसाखी। क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल में मानसून से पहले होने वाली बारिश को काल वैसाखी कहते हैं, और इसे आम की बारिश या अप्रैल की बारिश भी कहा जाता है, जो कि वैसाख के महीने में होने के कारण इसे काल वैसाखी कहा जाता है। याद रखिएगा जो आपका मानसून है उससे पहले होने वाली बारिश अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानती है। असम में अगर हम जाएंगे तो इसको बायडो इसला कहते हैं। कर्नाटक में जाते हैं तो इसे चेरी ब्लासम या काफ़ी सावर कहते हैं। केरल में जाते हैं तो चेरी ब्लासम या सावर कॉफ़ी भी कहते हैं, क्योंकि कॉफ़ी के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। तो हर जगह अलग अलग आपके नाम भी होते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार शुष्क ग्रीष्म ऋतु जलवायु भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों से मिलती है। तो अपने भारत की जो जलवायु है ना, देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर आपका 49 में है वो आपका तमिलनाडु और कोरोमंडल तट पर, अर्थात भारत के निम्नलिखित किन राज्यों में से जो ग्रीष्म ऋतु जलवायु है वो आपके जो यहाँ पर वर्गीकरण किया है कोपेनहेगन ने, तो और कोरोमंडल आपका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है और आपसे कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिमी मैदानी भागों में बहने वाली अत्यधिक गर्म व शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर देखा जाए उत्तर भारत में गर्मियों के महीने में भयंकर तरीके से चलती हैं गर्म है ना हवाएं, इनको कहते हैं लू। क्या कहते हैं, लू कहते हैं है ना। और यहाँ पर ये हवाएं मई जून महीने में है ना, कुछ बहुत तो जुलाई में भी आपको देखने को मिलती हैं 40 से 45। 2024 में देखा जाए टेम्परेचर 48 तक पहुँच गया है ना। तो आप कहेंगे सर लू के संपर्क में आने से इनको लू लग जाती है, लोगों को पानी की कमी हो जाती है। तो आप कहेंगे आंसर नंबर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है। चलिए उत्तरी भारत में जो शीतकाल में वर्षा होती है, तो आप कहेंगे सर शीतकालीन वर्षा का कारण यहाँ पर देखा जाए 51 नंबर में, तो ये पश्चिमी विक्षोभ होता है। क्या बोलते हैं, इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। मतलब ऑप्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। ये होता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पर होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किन महीनों को निवर्तन मानसून के महीने के रूप में कहा जाता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, निम्न में से किन महीनों को निवर्तन मानसून के महीनों कहा जाता है। याद रखिए ये अक्टूबर नवंबर का महीना होता है। अक्टूबर नवंबर महीने को मानसून के निवर्तन की ऋतु कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार से जो मानसून होता है पहले जाता है फिर इस महीने में लगभग वापस आ रहा होता है ना। तो आप कहेंगे सर ये निवर्तन मानसून है अक्टूबर नवंबर का महीना, ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। आप देखते होंगे एक बारिश जरूर होती है सर्दियों में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया, और जब ये बारिश होती है तभी सर्दी भी स्टार्ट होती है अच्छी तरीके से। यहाँ पर देखो दिया है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला एल नीनो आपका कौन सा है। तो देखो भारतीय मानसून को जो प्रभावित करता है ये करता है उष्ण समुद्री धारा। कौन, उष्ण समुद्री धारा है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया है सी नंबर है वो आपका जवाब क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जमीन और पानी के अलग अलग तापन की दर में अंतर जो आपका होता है उसे कहते हैं। अगला है लौटती हुई मानसून पौने किस तट के सहारे, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा कोरोमंडल तट आपका होता है ना। हमने बताया था कि ये जो आपका कोरोमंडल तट आपका कहाँ पर होगा, तो ये यहाँ से आपका देखा जाए आंध्र प्रदेश से लेके कर्नाटक तक जो आपका इस एरिया है, इस एरिया में देखा जाए तो इसको कोरोमंडल तट कहते हैं, और यहाँ पर आपकी बारिश होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है
कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो आपका इनमें से कौन सा है, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर लेह है, जैसलमेर मत लगाइएगा। यहाँ पर आंसर लगाना है ए नंबर। आपने राज्य दर्शन में आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना, कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है, आपका लेह है। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, तो आपके मासिन राम जो कि आपकी मेघालय में है। मेघालय जब आपने दर्शन किया होगा वहाँ पर ये आपने जरूर पढ़ा होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची से के है और सही कोट आपको करना है। यहाँ पर बताना है आपका जो आंसर बनेगा वो राइट इनमें से क्या बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि ऋतु और आपका महीना दिया गया है तो चारों ऑप्शन में से थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कि आप इसका जवाब सही कर पाएँ। जैसे कि यहाँ पर दिया है बसंत। बसंत की अगर बात करते हैं तो चैत्र और जो आपका बैसाख आपका होता है यहाँ पर 3 हो जाएगा। वर्षा जो आपका होता है वो आपके कन सावन भादों, है ना, कहते हैं सावन हरे न भादों सूखे, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। शरद की बात करते हैं तो अश्विन अर्थात कार्तिक महीने में सर्दी भी होती है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और शिशिर की बात करते हैं तो ये माघ और फाल्गुन होता है, तो यहाँ पर आपका बनेगा 4, तो इसका ऑप्शन आपका डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग की जलवायु किस वर्ग में रखी जाती है। चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए सभी को जवाब देना है। चलिए नमस्ते भैया। चलिए जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग यहाँ पर बताएंगे कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी भाग की जलवायु किस वर्ग में रखी जा सकती है। ये आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन आपके लिए होगा, है ना, याद रखिएगा। ये आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन, लेकिन समझिएगा, याद रखिए इसका जो आंसर बनेगा वो आपका सी हो जाएगा, DFC। क्या बनेगा, याद रखिएगा, ये बनेगा DFC। DFC मतलब होता है वर्णाक्षर समूह में आती है। मतलब ये कह सकते हैं कि अरुणाचल क्षेत्र में या इन क्षेत्रों में गर्मियों में भी ठंड का मौसम रहता है। याद रखिएगा यहाँ पर मतलब ये हुआ कि गर्मियों में भी ठंड का मौसम रहता है और साल भर बारिश होती है। यह उप आर्कटिक या बेरियल जलवायु का एक उदाहरण होता है। तो आपका आंसर देना है यहाँ पर क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने कभी क्वेश्चन आ जाए कि ये जो जलवायु को बांटा है 5 भागों में बांटा है, कितने 5 भागों में, तो ए जो आपका संकेत करता है वो उष्णकटिबंधीय को करता है, बी जो आपका होता है संकेत शुष्क का होता है, सी जो होता है ये शीतोष्ण का होता है, और वहीं पर डी जो होता है वो महाद्वीप में या शीतलन में जो हिमवन होते हैं उनको कहते हैं, और ई जो संकेत करता है वो ध्रुवीय क्षेत्र को करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। ये नया क्वेश्चन आप लोगों के लिए था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो नई जलोढ़ मृदा है, हमने कहा जब मिट्टी को खोदेंगे तो खोदे से हो जाता है क्या, नई मृदा आपको देखने को मिलती है ना। तो आप कहेंगे सर ये जो नई मिट्टी है वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी आपकी होती है ना। पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल और असम से लेकर उत्तरी मैदान में आपकी ये पाई जाती है। आपका आंसर हो जाएगा आपका कौन, बी नंबर राइट हो जाएगा। वहीं पर जो आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, कौन पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, उसे हम लोग बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि किस मृदा को रेगुर मृदा के रूप में भी जाना जाता है। किस मृदा को रेगुर मृदा के नाम से भी जानते हैं। रेगुर मिट्टी आपकी होती है उसे हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। याद रखिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है ना। और ये काली मिट्टी दक्षिण भारत में इसे रेगुर कहते हैं। याद रखिएगा केरल में काली मिट्टी को साली कहते हैं। याद रखिएगा अगर आप केरल में जाते हैं और काली मिट्टी मिलता है तो यहाँ पर इसको साली कहा जाता है। कहाँ पर है, आपके केरल में इसको साली कहा जाता है। और उत्तर भारत में काली मिट्टी को केवाल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, केवाल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किन राज्यों में लैटेराइट मृदा आपकी पाई जाती है। चलिए लैटेराइट मृदा की अगर बात करते हैं तो आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों लैटेराइट मृदा आपके केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा के तटों पर है, यहाँ पर पाई जाती है जो आपकी लैटेराइट मृदा है। और ये मृदा देखा जाए तो इसमें क्या होते हैं, लौ जो आपके तत्व होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन पोटास की मात्रा या उपजाऊ जो वाले चीज़ होती है वो आपकी कम होती है। बाकी यहाँ पर लैटेराइट मृदा जो उपयुक्त होती है किसके लिए, तो आपकी जैसे काजू है उसके लिए बहुत ही आपकी IMP मिट्टी होती है, लैटेराइट मिट्टी। इससे घर की जो ईंट होते हैं वो भी आपके बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है और आपसे कह रहे हैं कि निम्न में से किस भारतीय मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है।
चलिए, स्वतः जुताई मिट्टी ये जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है आपको देना है। देखिए 61 नंबर आपको दिया गया है, हमने आपको बड़े अच्छी तरीके से समझाया भी है कि भैया जो आपकी काली मिट्टी हो, मिट्टी में पानी को सोखने की और रोकने की क्षमता भी होती है। जब इसमें नमी होती है तो ये फूल जाती है और चिपचिपी भी हो जाती है। सूखती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, बहुत चौड़ी चौड़ी दरारें। और जब ये चौड़ी चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं तो दूर से दिखाई देती हैं कैसे, जैसे वो खेत जुता हुआ हो, है ना। तो इस कारण से इसको कहते हैं क्या, स्वतः जुताई मिट्टी कहते हैं। और हमने बताया कि काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, है ना, और कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। दक्कन के पठार वाले क्षेत्र में पाई जाती है, क्लियर है। और इसे कम बार सिंचाई अर्थात इसमें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। चलिए यहाँ पर देना है कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय जो आपका दिया गया है वो आपका है कहाँ पर, तो ये आपके जोधपुर में है। कहाँ पर है, जोधपुर में है, याद रखिए जोधपुर, जिसे काजरी कहते हैं। और इस कह सकते हैं जो आपका क्षेत्र है ये जो काजरी है, अर्थात इसका जो आपकी स्थापना हुई थी वो आपके 1959 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय जोधपुर में है और ये आपके 6 संभाग में आपका बटा हुआ है, याद रखिएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी नंबर आपका हो गया। कभी कभी ये इंग्लिश में शब्द नहीं मिलता है, ये कभी कभी हिंदी में शब्द दे देता है काजरी। क्या बोल देते हैं, काजरी, क्योंकि ये इंग्लिश में तो आपका लिखा है लेकिन ये आप पढ़ेंगे तो कहेंगे सर काजरी। तो याद रखिए यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, याद रखा। जितना भी हो सकता है हम आपको इसमें से एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हुए चल रहे हैं, उनको आप लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। बाकी आपकी किताबों में ये सब कुछ आप मिलेगा। अगर ये किताब आपके पास होगी तो उसमें आपको ये सब क्वेश्चन आंसर आपको दिए होंगे। तो क्वेश्चन आंसर रटे जा सकते हैं, लेकिन कितना, है ना, लेकिन अगर उसके फैक्ट को अगर हम आपको बताते चलेंगे तो आप एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका अगला है और आपसे कह रहा है कि केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी आपसे कह रहा है। तो केंद्रीय मृदा सामग्री या अनुसंधान CSMRS कहते हैं और इसकी स्थापना 1954 में लगभग आपकी हुई थी, ठीक है, 1954 में हुई थी। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर सही क्या किया जाए, तो यहाँ पर देखिए 53 वाला ऑप्शन आप सही कर दीजिएगा, ठीक है ना। 53 वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप सही कर दीजिए, आपका आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो मृदा संरक्षण का मतलब जानते हैं, जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है उसको कटाव से बचाने के लिए आपका होता है ना, उर्वरता में कमी को रोकने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है कि निम्नलिखित में से लवणीय व क्षारीय मृदा को कहा जाता है। बताएगा, लवणीय मृदा या जो क्षारीय मृदा होती है उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों लवणीय मृदा या क्षारीय मृदा को रेह भी कहते हैं, कल्लर भी कहते हैं, ऊसर भी कहते हैं, मतलब ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जानी जाने वाली ये मृदा है जो कि रेह, कल्लर या ऊसर के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है। बताना है कि हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कौन सी मृदा आपकी पाई जाती है। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर 65 नंबर दिया गया है, तो आप कहेंगे सर ये पर्वतीय मृदा होती है। क्या बोलते हैं इसे, भूरी पहाड़ी मृदा या उप पर्वतीय मृदा या पहाड़ी तृणभूमि मृदा या लाल दोमट मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी हो जाएगा, पर्वतीय मृदा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कौन सा असुमेलित युग्म है उसका आपको चयन करना है। यहाँ पर देखो स्थानांतरित खेती है जिसे झूम खेती कहते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में इसका नाम अलग अलग होता है। अब 66 नंबर में अगर हम बात करते हैं तो आपसे दिया गया है झारखंड में इसे कुरुआ कहते हैं। वहीं पर अगर आपसे पूछे मेघालय में स्थानांतरित खेती को क्या नाम दिया जाता है, तो मेघालय में दोस्तों याद रखिएगा इसको झूम कहते हैं, ना कि कुमारी कहते हैं। मेघालय में इसको कहते हैं झूम कहते हैं, झूम कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर मणिपुर में पामलू कहते हैं और आंध्र प्रदेश में पोडू कहते हैं। तो ऑप्शन क्या गलत हो गया, बी नंबर आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। चलिए 67 को ऑप्शन देना है। देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है और ये जो आपका है वो पंतनगर में है। कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ अर्थात किया था, ठीक है ना। बाद में इसका नाम बदल दिया गया था। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि कौन सी खरीफ की फसल नहीं है।
खरीफ की फसल की अगर बात करते हैं तो ये आपकी जो जून जुलाई में बोई जाती हैं उनको हम लोग खरीफ की फसलें कहते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 68 नंबर में यहाँ पर कौन सा है। देखो आपकी मूंगफली बोई जाती है, मक्का बोया जाता है, चावल भी बोया जाता है। लेकिन जो आपकी सरसों है, सरसों आपकी रबी की फसल है जो सर्दियों के समय आपकी बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है। कौन सी व्यापारिक फसल नहीं है, आपको देना है जवाब। देखो व्यापारिक फसलें होती हैं जो हम लोग सिर्फ व्यापार के लिए ही उगाते हैं, है ना। यहाँ पर खाने के लिए उगाए नहीं जाती हैं, है ना। तो आप कहेंगे सर ये व्यापारिक फसलें जिन्हें किसानों के लाभ के लिए उगाया जाता है। और जैसे कि यहाँ पर आपका कपास है ना। कपास बड़े पैमाने पर वस्त्र उद्योग में काम आता है। यहाँ पर जैसे आपका चाय होता है ना, चाय भी व्यापार की दृष्टि से किया जाता है। जूट होता है तो जूट भी बड़े पैमाने पर उपयोगी वस्तुओं के निर्माण के लिए होता है ना। तो यहाँ पर कहेंगे जूट है, तंबाकू भी आपकी इसमें आप किया जाती है, यहाँ पर कपास भी आता है। लेकिन सोयाबीन जो आपका है ये इसमें आपका व्यापारिक फसल में नहीं आएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है भारत का प्रथम पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य इनमें से कौन सा है। देखो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत का प्रथम पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है वो लगभग सभी का जवाब सही है। ए नंबर है, याद रखिए ये है आपका सिक्किम है ना। याद रखिए सिक्किम दुनिया का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना था और ये कब 2016 में बना था। कब 2016 में बना था। याद रखिए जो सिक्किम है उसने 2003 में जो रासायनिक उर्वरक हैं और कीटनाशक हैं उनके आयात पर रोक लगा दिया था, है ना। कि हम अपने यहाँ पर देखा जाए राज्य में जो रासायनिक उर्वरक हैं उनको नहीं लाने देंगे, हम क्या करेंगे आपकी जैविक खेती ही करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कब प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को कब प्रारंभ किया गया था आपसे कह रहा है। तो दोस्तों ये 2006-07 के समय यहाँ पर आपका शुरुआत किया गया था। इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो कौन सा हो जाएगा, सी नंबर है, राइट हो जाएगा। बाकी कहीं कहीं आपको 7 और 8 के समय भी मिल सकता है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान बताना है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर चावल उत्पादन में विश्व में आपका द्वितीय स्थान है ना। दुनिया में दूसरा स्थान है। और आप कहेंगे सबसे ज़्यादा चावल कहाँ होता है। सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है, चीन में होता है। कहाँ होता है, आपकी चीन में होता है, याद रखिएगा। वहीं पर आपसे पूछे कि भारत में चावल उत्पादन में सबसे पहला आपका कौन सा है, तो आपका पश्चिम बंगाल सबसे आपका आगे है। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल का निर्यातक देश है, याद रखिएगा। उत्पादन में तो सेकंड है लेकिन बेचने में कमी नहीं रखता है। बेचने में फर्स्ट नंबर आपका दिया गया। विश्व में सबसे ज़्यादा चावल बेचने का रिकॉर्ड याद रखिए भारत के ही पास है। अगर बेचने की बात आए, निर्यात की बात आती है तो चावल के निर्यात के मामले में जो आपका भारत है वो नंबर 1 कि उत्पादन के मामले में देखा जाए तो चीन आपका क्या है, आपके नंबर 1 में है। समझ में आ गया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा असुमेलित युग्म का है, उसे चयन करना है। चलिए यहाँ पर देना है आपका आंसर है, यहाँ पर क्या है देखिए 73 नंबर में। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए 73 नंबर में काफ़ी लोगों के जवाब यहाँ पर आ रहे हैं। लाल क्रांति का संबंध है टमाटर उत्पादन से, जो कि सही है। गोल्ड क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। अब आपको ये बताना है कि भैया अमृत क्रांति का संबंध किससे है। चलिए अमृत क्रांति बताइएगा। अमृत क्रांति का संबंध कपास से नहीं है, किससे है बता सकते हैं तो जल्दी से बताइएगा। ये 2002 में आपकी शुरू की गई थी और जो आपकी नदी जोड़ना है ना, नदियों को जोड़ने की, जो नदियों को जोड़ने से संबंधित है आपका अमृत क्रांति, याद रखिएगा। ठीक है ना। जैसे उत्तर प्रदेश के नदियों को दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ने की बात की गई थी, तो आप कहेंगे नदी जोड़ो परियोजना, ये अमृत क्रांति आपका है। वहीं पर गुलाबी क्रांति आपकी झींगा मछली है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर का सी वाला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है भारत में हरित क्रांति के जनक आपके कौन हैं। तो भारत में हरित क्रांति के जनक आपसे पूछा गया है और यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन 2023 में इनका निधन भी हो चुका है। और अगर विश्व में पूछा जाए तो आपके डॉक्टर नॉर्मन बोरलाग हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि अरेबिका, रोबस्टा, लिबेरिका किस फसल की किस्में हैं। ये जो आपकी किस्में हैं वो आपकी कॉफ़ी की प्रजातियां हैं। किसकी हैं, ये कॉफ़ी की प्रजातियां हैं, है ना। याद रखिएगा कि जैसे अमेरिका है,
तो अमेरिका की सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली किस्म आपकी है अरेबिका। ठीक है, ये जो आपकी है सबसे ज़्यादा अमेरिका में, यूएसए में आपकी क्या की जाती है, आपकी यूएसए में क्या की जाती है, उगाई जाती है। और जैसे आपका है रोबस्टा, रोबस्टा जैसे आपकी है ये कॉफ़ी कैनोफेरा की आम प्रजाति आपकी है। और यहाँ पर देखा जाए तो ये भी यहाँ पर आपकी उगाई जाती है जो पश्चिमी सहारा आपकी अफ्रीका है। लिबरिका जो आपकी है, ये जो आपकी है एक फल और फूलों जैसा आपका होता है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बन जाएगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, काफ़ी की बहुत प्रजातियाँ होती हैं, लगभग 80 से ज़्यादा प्रजातियाँ आपकी हैं। ठीक है, और आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से किसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। सुनहरा रेशा जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, बता सकते हैं। चलिए, यहाँ पर सुनहरा रेशा जो कहते हैं या इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं, याद रखिए, इसे सुनहरा रेशा भी कहते हैं, इसको गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। और याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर, जो आपका जूट है। जूट को सुनहरा रेशा, ये गोल्डन फाइबर कहा जाता है ना। जो जूट है यह नाम इसके सुनहरे रंग और उच्च नकदी मूल्य के कारण आपका मिला है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और इससे क्या क्या बनती हैं, तो चाहे आपकी रस्सी हो, बोरी है ना, तंबू है, कागज़ है, थैले हैं, टाट पट्टी जो आपकी चीज़ें हैं, ये सब आपकी इसी से आपकी मिलती हैं। और जूट जो आपकी फसल एक ऐसी है तो आपकी खरीफ की फसल है, याद रखिएगा। क्या है, खरीफ की फसल है, याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये आपकी पाई जाती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर अगर पूछे भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जो आपका जूट है ये भारत का सबसे बड़ा, मतलब भारत जो आपका है वो सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसमें सबसे पहला स्थान कौन से राज्य का आता है, पश्चिम बंगाल राज्य का आता है, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। चलिए, कुछ ज़्यादा फैक्ट तो नहीं बता देते हैं कि आप लोगों के बाउंस हो जाता हो, है ना। कुछ आप लोगों को ऐसा तो नहीं है कुछ ज़्यादा ही फैक्ट बता दें तो आपको यहाँ पर बाउंस हो जाता हो, आपको दिक्कत होती हो, ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। हाँ, यही पढ़ने के लिए तो आप जुड़े हैं कि भैया आपको फैक्ट मिले, बाकी किताबों में तो आपको सब कुछ दिया गया है ना। एक क्वेश्चन से अगर हम आपको फैक्ट निकालते हैं तो इसी के लिए तो आप पढ़े रहे हैं, इसी के लिए तो आप जुड़े हैं, है ना। चलिए, यहाँ पर दिया गया है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है सब लोग जवाब देंगे। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं CTRI कहते हैं, आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में है। ये जो राजमुंदरी है ये आपके आंध्र प्रदेश में है। और याद रखिएगा ये भारत सरकार के अधीन काम करता है, जो आपका कृषि मंत्रालय होता है। स्थापना की बात करते हैं कि CTRI की स्थापना जो हुई थी वो आपकी 1947 में स्थापना आपकी हुई थी, है ना। और एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा संस्थान भी आपका यही है। अगर हम आपसे पूछें कि आपकी जो राजमुंदरी है ना, अर्थात जो आपके 6 क्षेत्रीय अनुसंधान है, जैसे गुंटूर है, आपका हुंसूर है, ये सब आपके वहीं पर आपको देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है ओस कामा अमन कामा बोरो किस फसल की किस्में हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपका ये आंसर हो जाएगा चावल की ये प्रजातियाँ हैं। नोट कर लीजिएगा कि जैसे अमन है, औस है और बोरो है, ये चावल की आपकी प्रजातियाँ हैं। देखा जाए तो आपकी जो अमन जो आपकी है, अमन, ये जो आपकी अमन प्रजाति है चावल की, ये शीतकालीन चावल की फसल है। अर्थात ये जो आपका है ये शीतकालीन चावल की फसल है। जून माह से अगस्त के बीच आपका बोया जाता है, नवंबर से जनवरी के बीच में काटा जाता है। और भारत में चावल की सबसे ज़्यादा पैदावार अगर देखा जाए तो आपकी यही प्रजाति है। औस की बात करते हैं तो औस ये जुलाई अगस्त के मौसम में बोया जाता है ना। और अगर बात करें बोरो क्या है, तो बोरो ग्रीष्मकालीन की चावल की किस्म है। चिपचिपे चावल की एक आम किस्म है, याद रखिएगा। ये असम में आपकी अधिकतर उगाई जाती है, असम में। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है कि भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। भारत के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो ये है आपका जिम कॉर्बेट है ना। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। हम अगर आपसे पूछे कि सर जी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था, है ना। इसका पहले नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था। अगर पूछे ये कहाँ पर आपके हैं, तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में आपका है और यह भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछे भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आप कहेंगे सर यह भारत का पहला टाइगर रिजर्व भी है ना। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च करने का स्थान माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, क्लियर है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था।
भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, आपको देना है। तो आप कहेंगे सर 1972, है ना, ये 1972 को, जो कि 9 सितंबर 1972 को ये लागू हुआ था। याद रखिएगा कि भारत की संसद ने पारित किया था। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बनेगा ए नंबर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, याद रखिएगा कि जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है ये आपके मध्य प्रदेश, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, आपका मंदसौर पड़ता है और एक नीमच जिला पड़ता है, वहाँ पर आपका है, राजस्थान की सीमा से ये आपका लगा हुआ है। देखा जाए तो चंबल नदी इस अभ्यारण्य को, याद रखिए गांधी सागर जो आपका वन्यजीव है, इसे गांधी सागर बांध, है ना, जो आपका है कहीं ना कहीं जो चंबल नदी है इसको दो भागों में डिवाइड कर देती है ना। जैसे आपने यहाँ पर है रामगंगा नदी आपकी जिम कार्बेट से निकलती है, दो भागों में डिवाइड करती है, वैसे चंबल नदी गांधी सागर वन्यजीव को भी दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे क्या कह रहा है, 82 नंबर आपको मिलान करना है। तो देखो यहाँ पर आपको अगर थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लिया जाए तो आपको आसान हो सकता है। जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो आपके होते हैं, यहाँ पर आपके जैसे बबूल है, नीम है, खेजड़ी है और आपका बेर है, तो यहाँ पर आपका 2 बनेगा। सॉरी, माफ करिए, खेजड़ी उष्णकटिबंधीय में आपका होगा नहीं, सदाबहार में नहीं होगा, तो फिर आपका होगा किस में। चलिए यहाँ पर देखेगा, फिर से मिलान करते हैं। चलिए यहाँ पर मिलान करिएगा एक बार फिर से। कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, देखो आबूनस, महोगनी और रोजवुड, ये जो रोजवुड आपका है ये सदाबहार वन में होता है, मतलब ये आपका 3 बनेगा। जो पर्णपाती वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं, वो जैसे आपका आंवला हो गया, अर्जुन हो गया, चंदन हो गया, ये उष्णकटिबंधीय आपके होंगे और आपके पर्णपाती होंगे, अपने पत्ते गिरा भी देते हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो आपके होते हैं, तो आप कहेंगे जैसे आपका बबूल है, इसमें कांटा होता है, नीम है, खेजड़ी है, बेर है, तो ये आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा। और ज्वारी वन आपकी जैसे बेंदी है, कैजुरी है, केवड़ा है, सुंदरी है, तो सुंदरी से पता बन गया ये आपका ज्वारी। तो देखिए आपका आंसर हो गया कौन, यहाँ पर आंसर आपका हो गया कौन, 3rd नंबर। तो आसान था, हाँ आसान था, क्योंकि अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो एक आधे ऐसे पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं और से आप लोग पहचान कर सकते थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है टाइगर स्टेट कहा जाता है, बताएगा टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। 83 नंबर दिया है और आप कहेंगे सर टाइगर स्टेट कहते हैं मध्य प्रदेश को कहते हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे पहले स्थान पर है। अभी 2022 में जो जनगणना हुई थी वो 785 बाघ आपकी सिर्फ मध्य प्रदेश में ही आपके पाए गए थे। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ने की वजह है ना, इसी वजह से टाइगर स्टेट कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का अनावरण आवश्यक होता है। 84 की अगर बात करते हैं तो 33%, कितना 33% भूभाग पर अगर वन है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो परिस्थितिकी है, वातावरण है, इसका संतुलन क्या होगा, वो आपका बना रहेगा, ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं। सबसे ज़्यादा अधिक वन क्षेत्र जो आपको मिलेंगे वो आपकी किस में मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर ये आपके मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है, आपका मध्य प्रदेश जिसका ऑप्शन है यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना, क्लियर है। और अगर पूछे कि अरुणाचल प्रदेश में, है ना, वहाँ भी कुछ आपके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में वनों का सर्वाधिक प्रतिशत है। अब यहाँ पर देखो आपसे प्रतिशत लगा दिया है और प्रतिशत लगा दिया है तो आपका मिजोरम हो जाएगा। प्रतिशत लगा दिया तो मिजोरम सबसे ज़्यादा वन समृद्ध राज्य है, याद रखिएगा। लगभग 85% यहाँ की जो भूमि है वो आपका इसी से घिरा हुआ है, ठीक है, प्रतिशत के हिसाब में। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है कि देश के उन भागों में जहाँ वार्षिक औसत वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा वार्षिक औसत तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक रहता है, वहाँ की किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। टेम्परेचर देखिए 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहे और 200 सेंटीमीटर लगभग आपकी बारिश होती है, ऐसा जो आपका क्षेत्र होगा उसे कहा जाएगा सदाबहार वन। अर्थात वहाँ के जो आपके पेड़ पौधे होंगे वो सदाबहार, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपके होते हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके शीशम है, आबूनास है, महोगनी जैसे लकड़ी आपकी पाई जाती है, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा के आसपास उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। भाई जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी, है ना, तो वहाँ पर देखिए मरुस्थलीय वन होंगे। जैसे राजस्थान में क्या होते हैं,
कांटेदार आपके होते हैं, है ना, कांटेदार आपके वन मिलेंगे, जैसे बबूल है, बेर है, खजूर है, नीम है, खेजड़ी है, पलास है, यही सब आपको यहीं से आपको क्या होते हैं, आपको मिलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति, क्या दिया है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। यहाँ पर देखा जाए तो मैंग्रोव वनस्पति आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा विस्तार है, लगभग 42%, है ना, 42.4% ये आपका क्षेत्र पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव वन ही आपको मिलेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो मैंग्रोव वनों को सुंदर वन के नाम से भी जानते हैं। सबसे बड़ा जो सुंदर वन, दुनिया का सबसे बड़ा एक मैंग्रोव वन भी आपका है, यही आपका है। सुंदर वन पाए जाने के कारण इनको सुंदरी वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा सुंदर वन के नाम से। किस नाम से, सुंदर वन। अभी बताया कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है तो वहाँ पर कैसे वन होंगे, सुंदर वन आपके होंगे, डेल्टा वाले वन होंगे, मैंग्रोव वन होंगे, है ना। सुंदरी के जो पेड़ होते हैं टिकाऊ होते हैं, मजबूत होते हैं, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये आपको देना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग गलत करते हैं। चलिए जवाब दीजिएगा भाई। कहाँ पर है, चलिए बी नंबर दे रहे हैं और कोई कोई यहाँ पर सी भी दे रहा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका बिहार वाला ऑप्शन बिल्कुल सही बनेगा। गौतम बुद्ध नगर आप सोचिए यूपी में है, नहीं, याद रखिए गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, इसे गौतम बुद्धा भी कहा जाता है, बिहार राज्य में एक गया जिला पड़ता है ना। तो आप कहेंगे सर कोडरमा क्षेत्र के अंतर्गत आपका आता है, जो आपका ये है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी वाला बनेगा, नोट कर लीजिएगा। आगे असुमेलित युग्म आपसे कह रहा है 92 नंबर में। पहला ऑप्शन दिया गया है ओरांग बाघ रिजर्व आपके कहाँ पर है, असम। जब आपको गौरव सर ने असम राज्य का दर्शन कराया था तब आपको ये जरूर पढ़ाया होगा ओरांग बाघ रिजर्व, है ना, ओरांग बाघ रिजर्व आपको पढ़ाया होगा। वहीं पर वाल्मीकि बाघ रिजर्व आपके कहाँ पर है, आपके बिहार में है। वहीं पर अगला है कि इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपके उड़ीसा में नहीं है भाई। इंद्रावती बाघ रिजर्व ये आपके उड़ीसा में आपका नहीं है, ये आपका है कहाँ पर, चलिए बताइएगा। यहाँ पर बताइएगा कि जो इंद्रावती आपका है ये कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ के पास पड़ता है। तो ये कहेंगे सर छत्तीसगढ़ एरिया में पड़ता है, तो आप कहेंगे सर सी नंबर है, ये आपका क्या दिया गया था, गलत दिया गया था, छत्तीसगढ़ आप दर्शन में पड़ा होगा। धौलपुर करौली बाघ रिजर्व आपके राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है लौह अयस्क खनन क्षेत्र और राज्य में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। 93 में से पहला ऑप्शन देखिएगा। आपसे कह रहा है बैला डीला कहाँ पड़ता है। ये जो बैला डीला आपकी खाने हैं, है ना, बैला डीला जो आपकी हैं, ये आपका झारखंड क्या सही दिया गया है, चलिए बताइएगा। बैला डीला की जो खान है ये क्या सही दिया गया है, चलिए झारखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ का जो एक जिला पड़ता है दंतेवाड़ा जिला, है ना, किंदुर शहर के पास है। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला ही आपका गलत हो गया है। वहीं पर केंद्रमुख आपकी कर्नाटक में है, गुरु महिसानी आपकी उड़ीसा में है, नोवामड़ी आपके कहाँ पर है, झारखंड में है। तो ऑप्शन आपका ए नंबर गलत हो गया, ये आपके कहाँ पर है, बैलाडीला आपके छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए लोहा भी है, कोयला भी है, मैग्नीज भी है, लेकिन सोना नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा सोना नहीं पाया जाता है यहाँ पर। कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, है ना, क्रोमाइट, ये सब चीज़ें आपके पाए जाते हैं। और जो छोटा नागपुर का पठार है कठोर चट्टानों से बना है। विश्व का खनिज आश्चर्य भी इसको कहा जाता है। दामोदर घाटी में कोयले की विशाल भंडेर भी हैं। हजारीबाग क्षेत्र दुनिया में अभ्रक के लिए जाना जाता है। छोटा नागपुर पठार मुख्य में जो गोंडवाना चट्टानों से बना हुआ है। तो ये ढेर सारे आपके हैं छोटा नागपुर से, लेकिन आपका सोना भैया यहाँ पर नहीं है। कोलार जो आपके कर्नाटक है वहाँ पर होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। 95 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपके किसने, यहाँ पर जो भगवान ने है, जो प्रकृति की देन है, तो प्रकृति की देन आपका कौन है, परंपरागत ऊर्जा है भूतापी ऊर्जा। बाकी कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, जो कि कहीं ना कहीं ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ये जो परंपरागत ऊर्जा होते हैं जैसे भूतापी है, सौर ऊर्जा है, ये कभी समाप्त ना होने वाली चीज़ें हैं, याद रखिएगा, है ना। इनको नवी ऊर्जा भी कहते हैं। तो आपका आंसर हो गया कौन, ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि अभ्रक उत्पादन केंद्र कोडरमा किस राज्य में है। देखो अभी हमने कोडरमा का नाम लिया था, है ना। कोडरमा जो आपका है वो आपके झारखंड में है।
कोडरमा जो झारखंड के हजारीबाग जिला है वहाँ पर आपका है। और ये जो कोडरमा है इसको भारत की अभ्रक राजधानी या अभ्रक नगरी के नाम से जानते हैं। दुनिया में अभ्रक उत्पादन के लिए ये आपका क्षेत्र जाना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। नागपुर पठार में आपका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, आपको सुमेलित करना है। और आपको जब सुमेलित करेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सा पार्क है और कौन सा स्थान है, आपके ऑप्शन के अनुसार थोड़ा सहारा लेकर बताइएगा। 97 नंबर में से देखिए, भाडला जो सोलर पार्क है, भाडला सोलर पार्क जो आपका है वो आपके राजस्थान में है। कहाँ पर है, राजस्थान में। 4 हो जाएगा। पावागढ़, और गढ़ दिया गया है, और जब गढ़ दिया गया है तो आप कहेंगे सर ये आपके कहाँ पर है, गुजरात में है। पावागढ़ सोलर पार्क आपकी गुजरात में है। धोलेरा सोलर पार्क कहाँ पर है, तो आपकी ये कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। 3 हो जाएगा। कुड़प्पा सोलर पार्क कहाँ पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा बनेगा, यहाँ पर आपका आंसर बनेगा कौन, तो आपका डी नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हमें लग नहीं रहा है कुछ सही है, कौन सा है, दूसरे में निशान आ गया क्या, 4-1 नहीं, कुछ गड़बड़ हो गया भाई, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। एक बार फिर से मिलान करते हैं। देखो, भाडला सोलर पार्क आपके राजस्थान में है। फिर पावगढ़ सोलर पार्क आपके, पावगढ़ सोलर पार्क ये कहाँ पर है, ये आपकी कर्नाटक में है। फिर धोलेरा सोलर है, ये आपके गुजरात में है। कुड़प्पा सोलर पार्क आपके आंध्र प्रदेश में है। कौन सा मिला है, सी वाला मिला है। 97 का ऑप्शन जो आपका सी वाला है ये राइट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऑप्शन आपको सी लगाना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, निम्न में से देश की महत्वपूर्ण सोने की खदान कौन सी नहीं है। 98 की बात करते हैं तो देखो, कोलार की खान सोने की है, यहाँ पर हट्टी भी आपकी सोने की है, रामगिरी भी आपकी सोने की है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए जो आपसे दिया गया है कि काला हांडी किसके लिए जाना जाता है, ये सोने के लिए नहीं जाना जाता है। काला हांडी जो आपका है ये आपका नहीं जाना जाता, ये रत्नों के लिए जाना जाता है। प्राचीन काल में जो रत्न होते थे वो आपके यहीं से देखने को मिलते थे। तो आपके सर इसका जो आंसर है वो आपका कौन है, यहाँ पर डी आपका हो जाएगा। और यहाँ पर धान का जो खेती का केंद्र भी मानते हैं, एशिया में कहा जाता है काला हांडी जिले में धान की खेती का केंद्र माना गया है। तो आप कहेंगे सर ये आपका आंसर क्या हो गया, डी नंबर गलत हो गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रसिद्ध जादूगोंडा खान किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। 99 दिया गया और 99 की बात करते हैं तो ऑप्शन क्या बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यूरेनियम के लिए जाना जाता है। यूरेनियम के लिए ये जो जादूगोंडा खान है, झारखंड के जो सिंहभूमि जिला है ना, वहाँ पर एक गांव है जादूगोंडा, है ना, वो उसके लिए आपका है। भारत की पहली यूरेनियम खान आपकी यही है। 1967 में इसकी शुरुआत क्या की गई थी, याद रखिएगा, की गई थी, ठीक है। देश की सबसे गहरी भूमिगत खदान पूछे तो जादूगोंडा ही आपको बताना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, पलामू व लोहारदगा किस खनिज क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर 100 की बात करते हैं तो ये बॉक्साइट के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो पलामू है ये आपकी जैसे ग्रेफाइट हो गया, है ना, बॉक्साइट हो गया, इनके लिए आपका प्रसिद्ध है। बाकी देखा जाए तो आपके कोयला भी है, चूना पत्थर भी है, डोलोमाइट भी है, ये भी आपको यहाँ पर पाए जाते हैं झारखंड क्षेत्र में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। निम्न में से किस राज्य में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो जिप्सम का उत्पादन आपके राजस्थान में होता है। कहाँ पर, राजस्थान में होता है। लगभग भारत में राजस्थान में जिप्सम के भंडार 97% से ज़्यादा आपका हिस्सा आपके राजस्थान में है। याद रखिए, बीकानेर जिले में सबसे ज़्यादा जिप्सम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है। तो ये आपके थोरियम कहाँ पर है, भंडार आपके केरल में है। कहाँ पर है, केरल में है। याद रखिएगा, केरल और उड़ीसा को मिला दिया जाए तो थोरियम का 70% से ज़्यादा भंडार इन्हीं 2 आपके राज्यों में है। याद रखिएगा, थोरियम मुख्य रूप से केरल के समुद्री तटी पे जो रेत है वहाँ पर पाया जाता है। ये रेडियो एक्टिव तत्व पदार्थ जो थोरियम है वो रेडियो एक्टिव तत्व पदार्थ है। कहा जाता है जो सुनामी आई थी तो सुनामी ने भारत में बहुत कहर बरपाया, धन जन की हानि हुई। लेकिन सुनामी आने से एक फ़ायदा हुआ कि जितने भी तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर थोरियम के भंडार एकत्रित हो गए या थोरियम के भंडार आपके पाए गए। तो कहने के समुद्र से ये फ़ायदा हुआ, जो आपके सुनामी आए थे उससे फ़ायदा यह हुआ कि थोरियम के भंडार आपको देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं थोरियम आपके लिए जो आपका जो आया था, है ना, वो आप लोगों के लिए फ़ायदा हो गया। बाकी हानि तो होती है चाहे कुछ भी हो। तो आपका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, दिया गया है
कि टंगस्टन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध डेगाना व वाल्दा किस राज्य में स्थित है? ये जो आपके हैं राजस्थान में है। डेगाना और वाल्दा जो आपके हैं वो राजस्थान के नागौर जिले में है। कहाँ पर है? नागौर जिले में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। सुमेलित कर लीजिए भैया, थोड़ा सा इसको चारों ऑप्शन देखकर चलिए। यहाँ पर देखो दिया गया है कि आपका सिंगरौली जो आपका है झारखंड में है, कोयला का क्षेत्र है। सिंगरैनी अगर पूछे, सिंगरैनी ये तेलंगाना में पड़ता है। अगर पूछे कि आपका जो दिया है कोरबा, कोरबा जो आपकी छत्तीसगढ़ में है, 1 हो जाएगा। और झरिया कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर झरिया कहाँ पड़ता है आपका, ये फिर गड़बड़ हो गया भाई, फिर से गड़बड़ हो गया, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर दिया है सिंगरौली, सिंगरौली, सिंगरौली आपका है, सिंगरौली कहाँ पड़ता है भाई, मिलान करिए जल्दी से। चलिए झारखंड, सिंगरौली झारखंड, इसको आपको बी लगाना है। 2 यहाँ पर देखो लिख दिया है, नहीं फिर से गड़बड़ हो रहा है। सिंगरौली जो आपका है मध्य प्रदेश, सिंगरौली कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर 3 लगा दिया गया, ठीक है। इसके बाद अगर आपसे पूछे कि सिंगरैनी कहाँ पर है, सिंगरैनी गड़बड़ कर दे रहा है। सिंगरैनी कहाँ पर है? सिंगरैनी आपके तेलंगाना में है, ये यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। कोरबा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? कोरबा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपकी छत्तीसगढ़ में, 1 हो जाएगा। और जो झरिया है वो आपकी झारखंड में है, ये आपको बनेगा। देखिए अब ऑप्शन आपका सही बना है 3 4 1 2, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भैया भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था। चलिए यहाँ पर देना है कि भारत में खनिज तेल का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ किया गया था और ये प्रारंभ हुआ था कहाँ पर? तो आपके डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पड़ता है? ये आपके असम में पड़ता है। असम का एक जिला है तिनसुकिया जिला, तिनसुकिया जिला है। 19वीं सदी में यहाँ पर कच्चे तेल की खोज हुई थी, याद रखिएगा। पहला जो कुआं है वो कब खोदा गया था? तो 1889 में डिगबोई में पहला तेल का जो कुआं है वो खोदा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। और ये एशिया का पहला तेल कुआं माना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर क्या है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 1956 में। कब हुई थी? तो 14 अगस्त 1956 को तेल और प्राकृतिक गैस अर्थात ONGC की यहाँ पर स्थापना हुई थी, है ना। और ये जो आपकी पेट्रोलियम कंपनी है ना, एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र है जो गुजरात में स्थित नहीं है? कौन सा खनिज तेल क्षेत्र है जो गुजरात में नहीं है? तो देखिए आपका अलंकेश्वर है, आलिया बेट है, कोसावा है, लेकिन सुरमा घाटी आपकी नहीं है। अब आप ये बताइएगा सुरमा घाटी भारत में कहाँ पर है? ये जो सुरमा घाटी है भारत में, यह असम राज्य में पाई जाती है, असम राज्य में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया है भूतापी ऊर्जा पर आधारित मणिकर्ण विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर 108 नंबर दिया है, तो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में जो कुल्लू जिला है वहाँ पर ये पर्वतीय नदी के किनारे ये आपका है, तो आंसर आपका बी बनेगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है दुल्हस्ती व सलाल जल विद्युत परियोजना, कहेंगे सर सलाल विद्युत परियोजना आपकी जम्मू कश्मीर में और चिनाव नदी पर आपकी है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 109 नंबर का जो ऑप्शन आपका आ गया है, लगभग सभी का जवाब सही है। यहाँ पर ए हो जाएगा, ये आपके चिनाव नदी पर है, याद रखिएगा, है ना। वहीं पर आपसे पूछेगा सलाल कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर जम्मू कश्मीर में आपकी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? चलो बताइएगा कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो हुई थी वो 1897 में हुई थी और कहाँ पर हुई थी आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हुई थी आपके दार्जिलिंग में। कहाँ हुई थी? आपके दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ पर पड़ता है? ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, ठीक है ना, याद रखिएगा, जहाँ की चाय भी प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक जगह पड़ती है आपका सिद्रपोंग, वहाँ पर देखा जाए तो आपकी 1897 ईस्वी में यहाँ पर स्थापना हुई थी और इसकी जो क्षमता थी वो आपको 130 किलोवाट की क्षमता आपकी थी और यह एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र था। याद रखिएगा ये जो आपका है ये एशिया का पहला जल विद्युत संयंत्र था दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके बनते हैं और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, कह रहा है कि जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 राज्य में से कौन से हैं?
चलिए यहाँ पर बताना है सबसे पहले जनसंख्या आपको कहाँ मिलेगी। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश तो आ जाएगा, उत्तर प्रदेश तो हमने यहाँ पर हर एक ऑप्शन में है। फिर यहाँ पर देखा जाए महाराष्ट्र हो जाएगा, ये भी सही है। फिर आंध्र प्रदेश नहीं होगा, याद रखिएगा, बिहार होगा, फिर पश्चिम बंगाल। मतलब ऑप्शन नंबर की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, ये आपका जवाब क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, ये क्रम जो आपका है बिल्कुल से आपको नोट कर लेना है। वहीं पर क्वेश्चन अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है, तो आप कहेंगे सर 829 प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनघनत्व है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 112 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। भारत की साक्षरता दर आपसे पूछा गया है, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर लगभग आपकी 74 दशमलव, है ना, क्या 74 दशमलव, आप कहेंगे सर 74.004% लगभग आपकी है। अब इसके अकॉर्डिंग आप कौन सा लगाएंगे, इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही लगाएंगे ना, 73 की जगह 74 कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका नियरेस्ट जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा। बाकी आपकी 74% लगभग आपकी यहाँ पर है। वहीं पर अगर पूछे कि पुरुषों की कितनी है, तो पुरुषों की 82 है, महिलाओं की कितनी है, 65 है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी। भारत की जनसंख्या में जो ऋणात्मक वृद्धि दर है वो किस दशक में आपकी दर्ज की गई थी, ऋणात्मक। ये 1911 से लेके जो 1921 वाला है ना। यहाँ पर देखा जाए तो इस दौरान जो जनसंख्या है उसमें 0.3%, 0.31% की क्या हुई थी, गिरावट देखने को मिली थी, याद रखिएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर पूछे कि जनसंख्या विस्फोट का दौर 51 से 81 वाला आपका आता है। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि किस राज्य में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक है। बताना है कि किस राज्य में एसटी की संख्या सर्वाधिक है। तो एसटी की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर मिलेगी आपको, चलिए यहाँ पर देखिए, तो आपका ये है मध्य प्रदेश है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में एसटी की संख्या जो आपकी है वो सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य इनमें से कौन सा है। चलिए 115 नंबर है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा आपका राज्य है कौन है, तो यहाँ पर सिक्किम जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये भारत के पूर्वोत्तर में आपका स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर अगर पूछे क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से तो गोवा है ना, लेकिन यहाँ पर जनसंख्या भी पूछा गया है जनसंख्या के हिसाब से। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है लिंगानुपात किसे कहते हैं। चलिए बताना है लिंगानुपात किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या बनेगा। सभी को नमस्ते भैया। चलिए पूरी आपकी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी, है ना। यहाँ पर हमने कहा कि कभी कठिन क्वेश्चन कभी सरल क्वेश्चन, और इस बुक में जो आपके क्वेश्चन रखे गए हैं जैसे कि वर्तमान में पूछे जाते हैं वैसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं। नहीं तो बहुत आपकी ज्योग्राफी में सरल सरल क्वेश्चन होते हैं, नदियों से ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं। बाकी देखा जाए तो उतना ही मैटर आपको इसमें है जितना ज़रूरी है ना, जो ज़्यादा फोकस होता है। जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है वही पेपर में आता है और वही यहाँ पर है भी, है ना। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपके आंसर आ गए। लिंगानुपात की बात करते हैं तो यहाँ पर देखा जाए प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, है ना, 1000 पुरुष तो 1000 स्त्रियां होना चाहिए, होता नहीं, कहीं कम कहीं का ज़्यादा हो जाता है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है। चलिए 17 नंबर में आपको बताना है कि भैया राज्य और लिंगानुपात दिया गया है। केरल का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है ना, सबसे ज़्यादा है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 1084 हैं। तो यहाँ के जो लड़के हैं मतलब उनके लिए तो बिल्कुल सही है। 84 जो आपके हैं कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा आपके हो गए हैं, है ना। लड़कियाँ यहाँ पर कम पड़ रही है, लड़कियाँ यहाँ पर ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो आपके तमिलनाडु की बात करते हैं तो यहाँ पर कहेंगे सर 996 आपके तमिलनाडु में हैं। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 4 लड़के 1000 के हिसाब से, मतलब यहाँ पर 4 लड़कियाँ कम हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए 84 लड़कियाँ क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं 1000 के अकॉर्डिंग। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश में 993 है। तो आप कहेंगे 7 लड़के बेचारे अब क्या करेंगे। यहाँ पर अगला दिया गया है मणिपुर का, तो मणिपुर का हो जाएगा 992, मतलब 8 लड़के, यहाँ पर भी गड़बड़। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो 3 4 2 1 इसका आंसर राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से ऑप्शन बनेगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में औसत जनघनत्व कितना है, जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर में। जनघनत्व मतलब जो लोग रहते हैं वो कितने में रहते हैं, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर डी बनेगा, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि ब्रिटिश भारत की प्रथम जनगणना के समय वायसराय कौन थे। ब्रिटिश भारत की जब प्रथम जनगणना हुई तो उस समय वायसराय पूछा गया है, और यहाँ पर वायसराय है लॉर्ड मेयो। कौन है? लॉर्ड मेयो है दोस्तों, याद रखिए लॉर्ड मेयो इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, लॉर्ड मेयो 72 के समय, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर पहली जो पूर्ण जनगणना हुई थी वो रिपन के समय हुई थी, ये पूछा गया प्रथम, तो आप कहेंगे लॉर्ड मेयो, ये 71 वाली है, 72 में जो आपके 1872 में हुई थी। इसके बाद लॉर्ड रिपन के समय से स्टार्ट हुई, जो अच्छी तरीके से मतलब 1881 से स्टार्ट हुई थी रिपन के समय में, जो कि हर साल स्टार्ट होने लगी थी, ठीक है ना, क्लियर है। और यहाँ पर अगर पूछे आज़ादी के बाद पहली जनगणना किस सन में हुई, तो आप कहेंगे सर 1951 में पहली जनगणना हुई थी आज़ादी के बाद। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2001 से लेके 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या की जो 10 की वृद्धि दर रही वो कितनी रही, तो इसकी वृद्धि दर रही 17.7%। 17.7% आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आपसे कह रहा है कि सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो जनघनत्व है 10 की वृद्धि है वो आपकी कहाँ की सबसे ज़्यादा है, तो चारों ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं और इन ऑप्शन के अनुसार आपको सही जवाब यहाँ पर देना है। तो इसमें से देखिएगा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर बन सकता है। मेघालय की जो आपकी है वो आपका 10 की वृद्धि 27.9%, अरुणाचल प्रदेश की है 26.3%, बिहार की है 25.42%, मिजोरम की है 23.5%। मतलब 1 2 3 4 वाला ऑप्शन जो आपका है बिल्कुल सही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये आप कभी पढ़ते नहीं हैं, अगर आपके एग्जाम में आ गया तो भी 1 नंबर चला जाएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे आप लोग आरओ की एग्जाम की तैयारी है तो आरओ वाले तो और अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति अर्थात एससी की जो लिंगानुपात था वो कितना था। एससी का लिंगानुपात आपका 945 था दोस्तों, याद रखिएगा 945, और भारत में कितना है तो आप कहेंगे 943 है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से किस लौह संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से आपकी की गई थी। चलिए बताना है, ब्रिटेन के सहयोग से की गई थी, यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने आपको कहा था एक ट्रिक याद रखना है, बोरू भीरू दुबे राज, है ना, बोरू और फिर कौन है भीरू, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा दुबे, फिर क्या हो जाएगा राज हो जाएगा। यहाँ पर देखो बो से हो जाएगा बोकारो जो कि आपकी रूस के सहयोग से आपका हुआ, यहाँ पर भीरू जो आपका भिलाई है वो भी आपका रूस के सहयोग से हुआ, यहाँ पर देखा जाए दुबे से दुर्गापुर है ये आपके ब्रिटेन के सहयोग से हुआ, ठीक है, ब्रिटेन के सहयोग से हुआ, और इसका राउरकेला जो आपका है जर्मनी के सहयोग से, है ना, किसमें जर्मनी। तो ये ट्रिक आपको अगर याद हो गई तो बिल्कुल क्रम से आपको याद रखना है, यहाँ पर बोरू भीरू दुबे राज, है ना। तो अब आपका आंसर आ गया कि ब्रिटेन हो जाएगा कौन सा, तो दुबे वाला। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपका दुबे है ब्रिटेन अर्थात यहाँ पर हो जाएगा दुर्गापुर, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अब कुछ भी पूछे आप लोग तुरंत जवाब दे सकते हैं, नहीं है कौन सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ पर दिया गया है भिलाई दिया है पश्चिम बंगाल में, है ना। अब आप बताइएगा कि भैया जो भिलाई है वो आपके कहाँ पर है। चलिए भिलाई कहाँ पर है, ये जो भिलाई है पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये है आपके छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर है, तो ये आपके है छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर ये नंबर गलत हो गया, राउरकेला उड़ीसा में, बोकारो झारखंड में है, विजाग जो आपका है आंध्र प्रदेश में है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत कब हुई थी। यहाँ पर बताना है आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा कि भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग ये 1854 में लगभग स्टार्ट हुई थी। कितने में, 1854 में स्टार्ट हुई थी, 1854 में। लेकिन यहाँ पर कुछ गड़बड़ी है, भारत में आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 में होना चाहिए, लेकिन बुक में कुछ 1818 दे रहा है। क्यों भाई, बुक में 118। देखो सूती वस्त्र उद्योग अगर देखो यहाँ पर जो 1818 है ये सूती वस्त्र उद्योग की उत्पत्ति माना जाता है, जो कि कोलकाता में हुआ था, है ना, फोर्ट ग्लस्टर में हुआ था। तो जब फोर्ट ग्लस्टर में हुआ था तो ये चल नहीं पाई थी, है ना, ये चल नहीं पाई थी, और जब चल नहीं पाई थी तो हम लोग फिर इसको थोड़ा बोलेंगे, क्योंकि जो आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग है तो फिर हम लोग 1854 को बोलेंगे, इसमें आप सुधार कर लीजिएगा। और ये हुआ था आपके बॉम्बे में। कहाँ हुआ था, बॉम्बे में हुआ था। जब आपको राज्य दर्शन महाराष्ट्र पढ़ा रहे थे, गौरव सर आपने पढ़ा होगा राज्य दर्शन महाराष्ट्र,
तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न सॉल्व भी करवाया था कि सबसे पहले कोलकाता में लगा था और कोलकाता में जो हुआ था, है ना, तो वो आपका असफल रहा था, जो कि 1818 में। फिर इसके बाद क्या हुआ, 1854 में ये बॉम्बे में हुआ और ये सफल हुआ। ये राज्य दर्शन में आपको पढ़ाया गया था, तो इसमें सुधार कर लीजिएगा, है ना। और यहाँ पर जिसके पास भी बुक हो अपना सुधार करिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका असुमेलित आपका है, ये पूछा गया है। चलिए बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है, ये आपसे पूछा है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 126 नंबर में तो आपसे कह रहा है कि जो इंडाल्को है कनाडा, हिंडाल्को संयुक्त राज्य अमेरिका, माल्को जो आपका है इटली के सहयोग से आपका है। यहाँ पर दिया गया है अगला पॉइंट और लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है कि बाल्को जो आपका है किसके सहयोगी देश से है। चलिए यहाँ पर बताना है, गड़बड़ जो आपका है यहाँ पर देखा जाए, जो आपका बाल्को है ये किसके सहयोग से आपकी बनी है कंपनी। बाल्को मतलब भारत एल्युमिनियम कंपनी होता है। बाल्को मतलब होता है कि भारत एल्युमिनियम कंपनी भारत सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत आपका होता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बाल्को जो कंपनी है वो किस देश के सहयोग से आपकी हुई है, किस देश के सहयोग से आपकी हुई है। चलिए फ्रांस से नहीं हुई है, ये फ्रांस के सहयोग से नहीं है, बाकी और कुछ हो भी सकता है। बाल्को है ये कंपनी है और ये किस देश के सहयोग से आपकी हुई है। चलो इसमें फ्रांस नहीं है, बाकी अभी देख लेंगे कि कहाँ से है, ठीक है, मिल नहीं रहा है, ठीक है। इसका आंसर जो आपका डी है ये असुमेलित है 126 नंबर में। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, किस देश के सहयोग से आपकी आई है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर की मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है। जो चूना पत्थर है वो मुख्य कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है, ये कौन से उद्योग में है, तो ये जो सीमेंट उद्योग होता है, सीमेंट उद्योग में जो चूना पत्थर का प्रयोग मुख्य कच्चा माल के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और कह रहा है कि समुद्र तट पर स्थित भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कौन सा है। यहाँ पर 128 नंबर दिया है, तो आप कहेंगे यहाँ पर लौह संयंत्र आपका है विजाग लौह इस्पात संयंत्र है। 128 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बी हो जाएगा। जो समुद्र तट पर स्थित भारत का प्रथम लौह संयंत्र है वो आपका विजाग लौह संयंत्र है। आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका बन जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि नेशनल एल्युमिनियम कंपनी किस राज्य में स्थित है। चलिए यहाँ पर देना है, आपसे कह रहा है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी किस राज्य में। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब आपका है क्या, तो आप कहेंगे ए नंबर हो जाएगा, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है, उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है वहाँ पर है। और इस नालको की स्थापना जो आपकी हुई थी वो आपकी 1981 को हुई थी, 1981 को हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और देश में जो बॉक्साइट है, एल्युमिनियम है ना, उसके लिए जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है, क्वेश्चन है उत्तर भारत का मानचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। उत्तर भारत का मानचेस्टर है और किसको कहते हैं, तो आपके कानपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं, कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मानचेस्टर, ठीक है ना। और शहर कपास के उत्पादन के, अर्थात कपास से बनी हुई चीज़ें जो आपके सूती कपड़ा उद्योग भी आपका है ना, ये होता है। और वहीं पर अगर पूछे अहमदाबाद को क्या कहते हैं, तो भाई अहमदाबाद को जो बोलते हैं वो भारत का मानचेस्टर कहते हैं। किसे कहते हैं, भारत का मानचेस्टर कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। और यहाँ पर उद्योग और आपसे केंद्र पूछा गया है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर हैं और ऑप्शन का सहारा लेकर इस क्वेश्चन का जवाब आपको दीजिएगा, ठीक है। 131 नंबर में यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा। रेशम उद्योग की बात करते हैं, रेशम वस्त्र जो आपके हैं वो आपका मैसूर हो जाएगा। उर्वरक की बात करते हैं तो रानीपेट हो जाएगा। वहीं पर औषधि निर्माण आपकी पिपरी में हो जाएगा और पेट्रो रसायन आपकी वडोदरा में हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर आपका बन जाएगा, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि किस नगर को कार्टनोपोलिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस नगर को कार्टनोपोलिस ऑफ इंडिया कहते हैं, तो दोस्तों ये मुंबई को कहा जाता है। किसे कहते हैं, आपके मुंबई को कहा जाता है। मुंबई ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दिया गया है, क्वेश्चन है, कह रहा है कि देश में आधुनिक तकनीकी पर आधारित ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कानपुर में लाल इमली के नाम से स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1876 में, ठीक है, 1876 में हुई थी, याद रखिएगा।
और इसके जो मालिक थे वो आपकी कौन, ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन आपके थे। उन्हीं उत्पादन के लिए यहाँ पर जाना जाता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, सुमेलित करना है। 134 नंबर दिया गया है कि पूर्व का बोस्टन किसे कहते हैं। पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, ठीक है ना। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, कानपुर को कहते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं, यहाँ पर 4 हो जाएगा। सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहते हैं, मुंबई को कहते हैं, तो यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि भारत में रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। रेशम उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य आपका कौन है, पश्चिम बंगाल है। कौन है, पश्चिम बंगाल हो, रुकिए 1 मिनट, कर्नाटक होगा, ठीक है। भारत में रेशम दिया है ना, तो रेशम उत्पादन में आपका है कौन, कर्नाटक है। ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी, बताना है। मेक इन इंडिया की जो शुरुआत है वो आपकी कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 25 सितंबर 2014 को। 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पहल की शुरुआत किया था, मेक इन इंडिया, अर्थात भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, निवेश को आसान बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, व्यापार को आसान बढ़ाना, कौशल विकास को बढ़ाना, है ना, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना, आयात बिल कम करना, ये सब आपके रहे हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कौन सा असुमेलित युग्म आपसे दिया गया है। ये उर्वरक कारखाने हैं और आपका स्थापना दिया गया है। तो यहाँ पर देखो दिया गया है, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड आपकी 1974 में, भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी निगम जो इफको है इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, कृषक भारती कोऑपरेटिव की स्थापना कब हुई। ये जो 1985 दिया है आपका गलत दिया गया है, 1980 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका 1980 में हुआ था, याद रखिएगा, ये 1980 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन आपका सी गलत दिया है। हिंदुस्तान उर्वरक जो आपका है 1978, तो ऑप्शन क्या हो गया, सी नंबर है, ये असुमेलित है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत में जलयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1971 ईस्वी में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा किस स्थान पर लगाया गया था। यहाँ पर देखिए ये विशाखापट्टनम में लगाया गया था। कहाँ पर, तो आपकी विशाखापट्टनम में लगाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर 138 नंबर का जो दिया गया है वो आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका बनेगा, ठीक है ना। चलिए (1941) है और स्टीम नेविगेशन, हाँ देखिए ये 1941 वाला विशाखापट्टनम में है और एक आया था 1953, है ना। 1953 जो आया था ये आया था बम्बई वाला, ठीक है। तो अगर 1953 वाला होता है तो मुंबई होता है, 1941 वाला है आपका विशाखापट्टनम। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना 1879 में किस स्थान पर लगाया गया था। आगे बढ़िए, देखो हम इसीलिए आपको सही करा रहे हैं कि जो गड़बड़ है वो आपको जरूर यहाँ पर पता चल जाएगा। कह रहा है भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में यहाँ पर कह रहा है कि कहाँ पर स्थापित किया गया था। चलिए कह रहे हैं 140 नंबर झारखंड, कहाँ पर आ गए, अच्छा 140 नंबर में आ गए, हम सोचे आप पीछे पड़े हैं। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र वर्ष 1906 में कहाँ पर स्थापित किया गया था। 140 नंबर का ऑप्शन देना है और 140 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए देखिए, भारत में उर्वरक की जो शुरुआत हुई थी 1906 में, वो आपकी हुई थी आपके कहाँ पर, रानीपेट में हुई थी। इसका आंसर आपका सही है। रानीपेट की बात करते हैं तो रानीपेट कहाँ पड़ता है, आपके तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पर, आपके तमिलनाडु में पड़ता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि आज़ाद भारत का पहला उर्वरक कारखाना, है ना, आज़ाद भारत का पहला उर्वरक कारखाना पूछे तब आपको झारखंड का सिंदरी बताना है। क्या, झारखंड का सिंदरी जिन्होंने दिया है, बहुत अच्छी प्रयास किया है, लेकिन याद रखिए कि सिंदरी जब लगाते हैं अर्थात झारखंड तब लगाते हैं जब आज़ाद भारत का पहला उर्वरक कारखाने की बात करता है ना। तो आप कहेंगे सर ये 1906 की बात है और 1906 की बात है तो रानीपेट आपका होगा, याद रखिएगा, दोनों चीज़ें रट लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड ने कब स्थापित किया था। भारत का प्रथम जूट कारखाना जॉर्ज ऑकलैंड ने कब स्थापित किया था, ये आपसे कह रहा है। तो जवाब हो जाएगा 1855 में, ठीक है। 1855 एक बंगाली फाइनेंसर आपके थे, उन्हीं के सहयोग से ये मिलकर यहाँ पर किया था। तो इसका आंसर आपका बनेगा डी नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और कह रहा है झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी।
तो यहाँ पर देखा जाए तो 1907 ईस्वी में हुई थी। 1907 में जमशेदपुर में ये कारखाना आपका है ना, टिस्को के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1953 को किया गया था, 1 अगस्त 1953 को किया गया था, है ना। देश में जो वायु मार्ग हैं, है ना, उनके संचालन की जिम्मेदारी अपने हाथ में यहाँ पर लिया था। यहाँ पर देखा जाए तो आपके राष्ट्रीयकरण के बाद 2 निगम का गठन हुआ। एक तो घरेलू सेवा के लिए जो इंडियन एयरलाइंस था, और एक अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन चलाए गए थे। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि उत्तर, दक्षिण और पूरा पश्चिम गलियारा एक दूसरे को किस स्थान पर काटते हैं। ये जो गलियारा है वो आपके झांसी में काटते हैं। ये तो आपको यूपी जीके में भी आपको पढ़ाया गया होगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, कच्छ का रण में है, यहाँ पर खंभात की खाड़ी है या कच्छ की खाड़ी है। चलिए बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर देने का। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर आपके 145 है और इसका आंसर आपका होगा क्या। चलिए, कांडला बंदरगाह जो आपका है वो आपके है किस में से? तो अभी तक देखा जाए तो जवाब किसी का सही नहीं आया है, ना तो ऑप्शन ए है, ना तो ऑप्शन बी है, ना तो ऑप्शन सी है। याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाए आपका कच्छ की खाड़ी में। क्या बोलेंगे? यहाँ पर आप कहेंगे सर जो कांडला बंदरगाह है वो कच्छ के, जो गुजरात का कच्छ है ना, वहाँ पर जिले में है, और यह कच्छ की खाड़ी पर स्थित आपका है, याद रखिएगा, जिसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। और यह एक ज्वारी बंदरगाह है। क्या है? तो आप कहेंगे सर यह एक ज्वारी बंदरगाह है ना। तो आपका आंसर क्या हो गया? यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। देखो, जो कांडला बंदरगाह है पूरे भारत और एशिया का पहला खास आर्थिक क्षेत्र बंदरगाह इसे कहते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किन शहरों को जोड़ती है। यहाँ पर 146 नंबर दिया है और 146 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर देखिए, आपका जो भारत है, इन भारत में से जैसे दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। 4 शहरों को जोड़ती है और ये भारत की सबसे बड़ी राजमार्ग क्या है? परियोजना है, जिसकी लंबाई यहाँ पर 5846 किलोमीटर आपकी है, याद रखिएगा। दुनिया की 5वीं सबसे लंबी राजमार्गीय परियोजना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ कब हुआ था। ये लेखपाल वालों के लिए बहुत आपका एमपी है। PMGSY का जो प्रारंभ हुआ था ये कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? सन 2000 में हुआ था। 25 दिसंबर सन 2000 को ये स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है कि भारतमाला परियोजना संबंधित है। भारतमाला परियोजना संबंधित है ये राजमार्ग के विकास से, है ना। जो आपका राजमार्ग है या सड़क मार्ग हो गया, राजमार्ग है, इनके विकास से संबंधित ये परियोजना है ना। ये जो आपकी भारतमाला परियोजना है आपकी, याद रखिएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है। आपके सामने NTPC से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब आपको बताना है 149 नंबर में कि भैया कौन सा आंसर आपका सही हो सकता है। क्या बिना ऑप्शन के आप लोग जवाब दे सकते हैं? और दे सकते हैं तो जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे, है ना, क्योंकि अभी आपको ये पढ़ना भी है। चलिए, अभी आपको ये पढ़ना भी है, बाकी इसका जवाब आप लोग दीजिएगा जल्दी से। यहाँ पर आंसर क्या बनेगा? चलिए, ऑप्शन का देखना है तो आप ऑप्शन दे सकते हैं, है ना। आपको ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और बड़ा करना कहो तो और इसको और भी बड़ा यहाँ पर कर देंगे। तो चलिए, अब आपको बताना है। चलिए बताइए जल्दी से। उत्तर पश्चिम रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर ये उत्तर है ना, और ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे है। तो आप कहेंगे सर ये कहाँ जाता है? तो ये कहाँ पर जाएगा? जयपुर में जाएगा, ठीक है ना। दक्षिण पूर्व रेलवे दिया गया है, तो दक्षिण, है ना, और पूर्व रेलवे दिया गया है, अर्थात यहाँ की बात कह रहा है। इसका मतलब आपका हो जाएगा ये कोलकाता में जाएगा। अगर बात करें उत्तरी आपका कौन सा है, तो उत्तरी आपका हो जाएगा कौन? तो यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। और अगर पश्चिमी रेलवे की बात करते हैं तो पश्चिमी रेलवे बचा हुआ जो आपका है मुंबई, है ना, ये आपका हो जाएगा जो कि चर्च गेट वाला है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर आपका सी वाला राइट हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है? वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को लाइक सर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 का विस्तार बताइएगा। तो ये सादिया से धुबरी, है ना, सादिया से धुबरी है। असम का जो डिब्रूगढ़ है ना, और मिजोरम का जो आपका तुपई गांव पड़ता है, वहाँ से आपका है। तो आप हाईवे दूसरा नंबर का आपके भारत का है, याद रखिएगा।
पहला तो आप लोग जानते हैं जो कि आपके इलाहाबाद है ना, और आपके कौन है, आपके कोलकाता का हल्दिया है। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि भारत की प्रथम रेलवे लाइन कब और किन स्थानों के मध्य चली थी। चलिए, भारत की जो प्रथम रेलवे लाइन है ना, कब और किन स्थानों के बीच चली थी। आप कहेंगे सर ये 16 अप्रैल को चली थी 1853 को, है ना, बॉम्बे की बोरी बंदर से थाने के बीच आपकी चली थी। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई से थाने के बीच 1853 में आपकी चली थी। ट्रेन का नाम क्या था, डेक्कन क्वीन था। और इसमें डिब्बे कितने थे, तो आपके 14 डिब्बे थे। सवार कितने सवारी इसमें थे, तो आपके 400 यात्री सफ़र यहाँ पर कर रहे थे। और हमने कहा था कि ये जो ट्रेन आपकी है ना, लॉर्ड डलहौजी ने समर्पित किया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हुआ था। याद रखिएगा, 3:30 से स्टार्ट हुई थी, बोरी बंदर से रवाना हुई थी, शाम को 4:45 थाने आपकी पहुंची थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी सड़क परिवहन सुरंग कौन सी है। सड़क परिवहन आपकी चेनानी नसारी हो जाएगी, याद रखिएगा। सड़क परिवहन दिया गया है, रेल मार्ग नहीं दिया है, रेल मार्ग नहीं है, ये सड़क परिवहन है, ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर है, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, लखनऊ में है, याद रखिए, लखनऊ हो जाएगा, ठीक है ना। ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है ना। भारत में यात्री यातायात के मामले में 11वां सबसे बड़ा व्यस्त हवाई अड्डे के रूप में होता है। जो भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे उनके नाम पर ये रखा गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है क्वेश्चन कि निम्न में से जुआरी नदी के ज्वार नदमुख में कौन सा बंदरगाह स्थित है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जुआरी नदी जो कि गोवा में है, ये मारमगांव बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग के अंतर्गत सड़कों की लंबाई कितनी है। इनकी लंबाई है, याद रखिएगा, 144,955, है ना। ऐसे आपको याद रख लेना है, ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। चलिए यहाँ पर देखना है आपका आंसर क्या है, तो आप कहेंगे BRO की जो स्थापना है वो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। और इस समय कौन थे, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखिएगा, है ना। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर आपका दिया गया है वो आपका बी नंबर है, यहाँ पर है, राइट हो जाएगा, बी नंबर आपका हो जाएगा। और इस प्रकार से दे सकते हैं कि आपकी जबरदस्त प्रकार से ये क्लास आपकी कंप्लीट होती है। हमने ज़्यादा समय भी नहीं लिया है और यहाँ पर दे सकते हैं पूरा का पूरा रिवीजन हो गया है। इसी प्रकार से आपकी 3 बजे भी क्लास आपकी चलेगी, वहाँ भी आपको एक रिवीजन होगा, यानी कि कौन सी क्लास होगी वो हम आपको 3 बजे आपको खुद ही देख लीजिएगा, क्योंकि अब आपको ये नहीं देखना है कि कौन सी क्लास है, ठीक है ना। हमें जो भी PDF हमारे पास होगी मौजूद है और अच्छी कंटेंट आपका है, वो हम आपको हर एक क्लासें हैं, जैसे कि हमने कहा है कि 3 बजे भी क्लास, आपको 6 बजे भी क्लास, ये सब जूनियर असिस्टेंट के लिए 5-6 दिन के लिए फिक्स कर दी गई है। तो अच्छी तरीके से इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम भाई ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम है देव GK ट्रिक, है ना, जिससे ये होगा कि नहीं हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, क्योंकि इन क्लासों का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है, ठीक है ना। इन क्लासों का नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है। बाकी हमारे चैनल पर पेट एग्जाम की भी तैयारी चलती है, तो पेट एग्जाम के लिए भी आप लोग अच्छी तरीके से जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगली क्लास हमारी एक मैराथन के रूप में मिलेगी, जो कि आपको 3 बजे, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।